नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पर। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। आर एस शर्मा बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी 1999 का एडिशन। और जो चैप्टर 5 है वो बात कर रहा है स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे हम, अर्ली मैन के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग जब क्लास 6, 7, 8, 9th में होते हैं तो हम लोग ने जो किताबें पढ़ी हैं, मैं ये समझ सकता हूं कि आप लोग ने अर्ली मैन पढ़ा है। आप लोगों ने अर्ली मैन को हमेशा किताबों के अंदर देखा होगा। तो हाँ, वो जो कपड़े पहनते हैं, पत्ती के कपड़े बांध लेते थे, इस तरह की चीजें हमेशा करके सुनी होंगी। हालांकि जब मैं आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तो वहां पर भी मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें इसको लेकर बताई थी, बट वहां पर कुछ भी ऐसा इतना डिटेल में नहीं था, है ना। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा थोड़ा सा क्या, अच्छे खासे डिटेल में जाके हम अर्ली मैन के बारे में जानेंगे। कब से इंसान की शुरुआत इस धरती पे होती है और कैसे ये जो आज दुनिया इतनी इवॉल्व होकर आई है, कैसे ये एवोल्यूशन यहां पर होता है। तो हमें बेसिकली समझना है अर्ली मैन के बारे में, कैसे ये शुरुआत होती है, कैसे अर्ली मैन आते हैं और कैसे उनका लाइफस्टाइल होता है। और एक बात ध्यान रखना कि जब इसका अगर आप आर एस शर्मा की किताब को आप ऑक्सफोर्ड एडिशन देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो कि हमारे एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है ना। कि ह्यूमंस पहले कैसे, मतलब क्या होते थे, उनको क्या बोलते थे, फिर एवोल्यूशन हुआ, फिर उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट होमो इरेक्टस, देन होमो सेपियंस, इस तरह की चीजें आती है। लेकिन अभी इस ओल्ड एनसीईआरटी में 1999 के एडिशन में दोस्तों ये सब चीजें यहां पर नहीं है, ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे वो क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी 1999 के एडिशन पे स्टिक होकर पढ़ेंगे। चलिए, अब मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट। और मतलब ये समझने के लिए कि इतिहास शुरू कैसे होता है, इसलिए बहुत ध्यान सुनिएगा। और एक चीज और पहले बोलता हूं, डिस्क्लेमर दे देता हूं कि पूरे चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको डेट्स अलग अलग दिखाई दे। मतलब आप यहां कुछ मैं डेट्स लिखूं तो आपको किताब के अंदर कुछ और डेट्स मिले, ठीक है। या फिर आप किसी और किताब में रिफर करें, कहीं और सोर्स को रिफर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, डेट तो डिफरेंट दी गई है। तो यू विल फील लाइक कि सर ने गलत पढ़ा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। डेट्स पे बहुत ज्यादा मत जाइए, क्योंकि ये इतना पुराना इतिहास है कि लमसम में, अप्रोक्सीमेटी में डेट्स यहां पर चलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, चैप्टर डाल लीजिए और सबसे पहली चीज ये समझिए कि ये धरती की जो शुरुआत होती है, अर्थ है वो हमारी 4000 मिलियन ईयर्स पहले यहां पर एग्जिस्टेंस में आती है, ठीक है। तो मतलब ये एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अगेन मैं यहां पर इस तरह का निशान लेके चलूंगा, इक्वल टू नहीं कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 4000 मिलियन ईयर्स। अब कहीं आपको 5000 मिल जाए, कहीं आपको 4500 मिल जाए, तो आप इस चीज में कभी वो मत होजिएगा, ठीक है ना। तो अर्थ कितनी पुरानी है? 4000 मिलियन ईयर्स। जो अभी तक हम यहां पर जान पाए हैं वो ये डेटा है। बात समझ में आ गया? अब जब अर्थ 4000 मिलियन ईयर्स, सोचिएगा 1 मिलियन समझते हो कितना होता है? 1 मिलियन इज 10 lakhs, है ना। सोचिए आप जरा कितना, तो मैं थोड़ा फील कराना चाहता हूं, बहुत ही लेमैन में चैप्टर पढ़ाना चाहता हूं। 1 मिलियन मतलब क्या हो गया आपका? 10 lakhs हो गया, है ना। 4 मिलियन की बात करेंगे तो हो गया 40 lakhs हो गया। जब हम बात कर रहे हैं 4000 मिलियन, तो ऑब्वियसली यहां पर आप लगा लीजिए ये 40,000 lakhs ईयर। ये हमारा अर्थ इतनी पुरानी है। अब जब इस अर्थ का इवोल्यूशन होता है ना, तो आपको पता है कि हमारा जो क्रस्ट है, हम बात करते हैं पहले क्रस्ट की। अब ये जो क्रस्ट है, ये इसका क्रस्ट का जो इवोल्यूशन है या क्रस्ट का जो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन है, वो 4 स्टेजेस में होता है। 4 स्टेजेस में यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो 4th स्टेज है, 4th स्टेज प्लीज, इसकी जो 4th स्टेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज, लिखिएगा, क्वार्टरनरी। आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड दे रखा है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी। अब ये मत पूछिएगा कि सर इसके पहले के 3 स्टेज क्या थे, ठीक है ना। अभी आपको ये समझना है, अर्थ इतनी पुरानी है, समझिएगा, क्लियर। और इसके एवोल्यूशन में जब अर्थ का क्रस्ट का एवोल्यूशन हुआ, तो क्रस्ट का एवोल्यूशन 4 स्टेजेस में, जो उसका 4th स्टेज है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टरनरी। अब ये जो 4था स्टेज है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। जो क्वार्टरनरी है
इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे क्या हो गया भाई, कह रहा है अनएबल टू रिकॉग्नाइज, व्हाई आई डोंट नो, बट एनीवे चलिए आप यहां से देख लीजिए। इसको हम लोग दो पार्ट्स में करते हैं, एक हम लोग करते हैं प्लिस्टोसीन, एक हम लोग करते हैं प्लिस्टोसीन, ठीक है ना, क्लियर, प्लिस्टोसीन। और जो दूसरा हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड एज होलोसीन। नोट करिएगा, नोट करते जाइए, नोट कर लीजिए। अब ये जो ये जो होलोसीन है, ये समझ लीजिए कि होलोसीन आज के टाइम को बोला जा रहा है, जो आज प्रेजेंट टाइम है, दिस इज होलोसीन, क्लियर है ना। तो इसको भी यहां मेंशन कर लीजिए कि जो होलोसीन है ये आपका प्रेजेंट टाइम है, और जो प्लिस्टोसीन है ये आपका पहले का टाइम है। और कितना पहले का टाइम है, इसको हम कितना क्या डेट बोल सकते हैं, तो नोट करिएगा, प्लिस्टोसीन मतलब हम कह सकते हैं 20 लाख यूनिट्स, 10, 100,000, 1000 लाख, 10 लाख, 20 लाख ईयर्स पहले से लेकर कब तक, नोट करिएगा 10,000 बीसी। ये है आपका पीरियड जिसको हम प्लिस्टोसीन कहते हैं, ठीक है। और जो होलोसीन पीरियड है उसको हम बोल सकते हैं कहां से, 10,000, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, इसको हम बोल सकते हैं 10,000 बीसी से लेकर प्रेजेंट तक, ये आपका होलोसीन का पीरियड है। ये बात क्लियर हो गई होगी आई होप, बहुत ही अच्छे तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट है समझना। यही है बेसिक्स, देखो बेटा यही सब बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, है ना, ताकि हमारी जो क्लैरिटी है वो एकदम बनी रहे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। तो जो प्लिस्टोसीन पीरियड है, अच्छा प्लिस्टोसीन में भी ध्यान रखिएगा, प्लिस्टोसीन आइस एज थी, बर्फ है, हर चीज बर्फ से ढका हुआ है, कवर्ड है। और इस पीरियड के बीच में, प्लिस्टोसीन के बीच में कहीं कहीं आपको वर्ड यूज होता है इंटरग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन मतलब ग्लेशियर से भरा हुआ, है ना, कहीं कहीं इंटरग्लेशिएशन पीरियड, इंटरग्लेशिएशन होता है, यानी कहीं कहीं वार्मर क्लाइमेट्स आ जाते थे दो कोल्ड क्लाइमेट्स के बीच में, कहीं कहीं ऐसा देखने को हमें क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट अभी हम होलोसीन में हैं, यू नो द वार्मर कंडीशंस आर प्रिवेलिंग, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्लिस्टोसीन का पीरियड है वो हमारा 20 लाख, अब देखो मैं बोल रहा हूं अर्थ कितनी पुरानी है, अर्थ इज 40,000 लैक्स, 40,000 लैक्स, ये आपका 20 लैक्स, समझ रहे हो। तो आई होप यू समझ पा रहे होगे आप, 20,000 आपका समझ में आ रहा होगा कितना पुरानी यहां पर ये अर्थ है। तो प्लिस्टोसीन एज यू कैन सी, प्लिस्टोसीन का पीरियड ये वाला है, होलोसीन का पीरियड ये वाला है। जो मैन का जो एग्जिस्टेंस है, जो पता चलता है कि मैन कब एग्जिस्टेंस में आया, मैन का एग्जिस्टेंस हमको यहां पता चलता है कि अर्ली पीरियड, मैन जो है वो अर्ली प्लिस्टोसीन पीरियड में धरती पे उसका अपीयरेंस होता है। अर्ली प्लिस्टोसीन पीरियड में अपीयरेंस ऑफ मैन, ठीक है ना, अपीयरेंस ऑफ मैन। कहीं भी अगर कोई कैलकुलेशन में गलती दिख जाए तो मैं पहले से हाथ जोड़ रहा हूं कि भाई ये हिस्ट्री पे ध्यान दीजिएगा, इन कैलकुलेशन पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। तो कहीं मैं कभी आपको 22 लाख की जगह 20 लाख बोल दूं, 20 लाख के कुछ बोल दूं तो काइंडली, ठीक है। तो प्लिस्टोसीन का पीरियड ये है। तो जो ये कहा, ये जो माना जाता है इतिहास में वो ये कि जो मैन का एग्जिस्टेंस हुआ है वो अर्ली प्लिस्टोसीन पीरियड पे हुआ। अब प्लिस्टोसीन पीरियड का भी अर्ली वाला फेज, नॉट लास्ट वाला, अर्ली वाले फेज में हमने इंसान को हमने देखा है कि हाँ इंसान का जो अपीयरेंस है वो देखने को मिलता है। ये तब की बात है जब उस पीरियड में आप देखोगे कि ट्रू, ये जो वर्ड्स है ना, सुने होंगे आपने, ये वर्ड सुना होगा आपने, नहीं भी सुना तो आप सुन लीजिए कि उस वक्त ट्रू एलिफेंट, ट्रू एलिफेंट, ट्रू ऑक्स, ट्रू हॉर्स, ये सब एग्जिस्ट करने लगे थे, करते थे। अब आपने देखा होगा एलिफेंट मूवीज में दिखाते हैं कभी कभी, बहुत बड़े वास्ट एलिफेंट्स मूवीज में आपने देखा होगा अगर, है ना। कौन सी मूवी थी, आई डोंट रिमेंबर, वो कौन सी मूवी थी, 2 पार्ट्स में आई थी, बाहुबली क्या नाम है उसका, है ना। तो वास्ट जाइंट आपको मैमोथ एनिमल्स देखने को मिलते थे, मैमोथ। तो उस वक्त बता रहा है कि जब ये अर्ली अपीयरेंस हुआ उस वक्त मैन का, तो उस वक्त कंडीशन आपको समझ में आएगी, ट्रू एलिफेंट्स, ट्रू ऑक्स, ट्रू हॉर्स,
इस तरह के जानवर उस वक्त यहाँ पर प्रिवेल कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब हमको अपनी स्टडीज से ये पता चलता है कि ये जो हम इंसिडेंट बोल रहे हैं कि 20 लाख, यानी कि समझ सकते हैं कि 20 लाख ईयर्स मतलब 2 मिलियन ईयर्स, ठीक है ना। 20 लाख का मतलब क्या हुआ, 2 मिलियन हो गया। तो जो हम अभी इवेंट बोल रहे हैं कि 2 मिलियन ईयर्स अगो है, लेकिन अब हमारी स्टडी, हमारी फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि ये इवेंट लगभग अफ्रीका में 3 मिलियन ईयर्स अगो हुआ, ठीक है ना। तो अभी तो हमें ये लगता था, लेकिन हमारी जो नाउ स्टडीज से नाउ हमको ये लगता है कि ये सब चीजें जो हुई ये 3 मिलियन ईयर्स पहले हुई। कहां पर हुई, अफ्रीका में। 3 मिलियन का मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे 30 लाख। तो अभी तक जो हम अर्ली प्लेस्टोसीन बोल रहे हैं कि भाई ये इस फेज में आता है, बट देखो वही मैं कह रहा हूं ना, कुछ चीजें एकदम पुख्ता, बहुत हार्ड एंड या श्योरिटी से हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए अप्रोक्सीमेशन चलता है। अब इतनी पुरानी इतिहास के लिए चाहे 2 मिलियन बोल दो, चाहे 3 मिलियन बोल दो, समझ में आ रहा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इतना पुराना इतिहास है। तो हमें ये ऐसा लगता है कि स्टडीज अभी कहते हैं कि जो चीजें यहां पर हुई वो 3 मिलियन साल पहले यहां पर अफ्रीका में हुई थी, ये लाइन लिखी है। बट नाउ दिस इवेंट सीम्स टू हैव अकर्ड इन अफ्रीका अबाउट 3 मिलियन ईयर्स बैक, ठीक है। ये तो अफ्रीका की कहानी हो गई, लेकिन इंडिया में जो हमें कैसे पता चलता है कि ये सब चीजें इंडिया में हुई, तो ऑब्वियस सी बात है, जो अर्ली मैन थे उनके जो रिमेन्स हैं, जो फॉसिल्स हैं, वो इंडिया में नहीं मिलते हैं, ठीक है, बहुत कम है, बहुत कम मिलते हैं। कुछ ऐसे हिंट्स हैं जो जगह जगह पे हमको मिलते हैं। क्यों, कैसे पता चलता है, स्टोन टूल्स की मदद से। स्टोन टूल्स की मदद से हमको पता चलता है कि हाँ, अर्ली मैन हमारे इंडिया में भी थे, क्योंकि उनके फॉसिल्स में, फॉसिल्स तो मिलते नहीं है, लेकिन जो वो टूल्स इस्तेमाल करते थे उनके बेसिस पे हम यहां पर आज इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कैसे वो उस वक्त के लोग जो है रह रहे थे। क्योंकि हम टूल्स की मदद से ही स्टडी करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना स्टोन एज, तो हम उनके स्टोन बनाने के तरीकों से कि पहले किस प्रकार के स्टोन थे, फिर किस प्रकार के स्टोन होने लगे, है ना। पहले अब बड़े बड़े जानवर हैं, इनको मारना है तो बड़े स्टोन्स हुआ करते, बड़े इनके वैसे टूल्स हुआ करते थे। फिर जब एनिमल्स का टाइप बदल गया, मैमोथ एनिमल्स खत्म होने लगे, छोटे एनिमल्स आ गए, तो ऑब्वियसली दे वर फास्ट रनिंग एनिमल्स, है ना। उनको मारने के लिए, उनको अटैक करने के लिए, उनकी हंटिंग करने के लिए एक अलग प्रकार के टूल की जरूरत होगी, राइट और रॉन्ग, है ना। तो जैसे जैसे वाइल्ड लाइफ बदली, जैसे जैसे आदमी का जो रहने, अगल बगल रहने वाले जानवर बदले, तो उनका टूल भी बदल गया। तो जो टूल्स मिले हैं हमको, ठीक है, उसको स्टडी करते हुए हम ये कह सकते हैं, एविडेंसेस मिले हैं कि हाँ, ये अर्ली मैन, ये जो है वो इंडिया में भी यहां पर मिले, ठीक है। तो वही लाइन है यहां पर, द फॉसिल्स ऑफ अर्ली मैन हैव नॉट बीन फाउंड इन इंडिया। एनसीईआरटी खोले रहिएगा। A hint of the earliest human presence is indicated by stone tools obtained from the deposits of the second glaciation, which could be dated around 2.5 लाख BC। तो इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि इंडिया में हमें जो हम कह सकते हैं that it basically goes around क्या 2,50,000 BC। इंडिया में जो डेटिंग होती है, इंडिया में मतलब ये हम निकाल पाते हैं टूल्स की मदद से। टूल्स की मदद से हम ये पता चल पा रहे हैं कि भाई ये सब जो एक्टिविटीज हैं, जो अर्ली मैन है, ये इंडिया में इस टाइम के अराउंड पे यहां पर मिलेंगे, 2.5 लाख BC के अराउंड यहां पर ये देखने को मिलते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। स्टोन टूल जो मिलते हैं वो हम डेट कर पाते हैं कि 2.5 लाख BC पुराने हैं। अब जो 2.5 लाख BC यहां हम बोल रहे हैं कि भाई जो ये सब चीजें मिलती हैं वो मिलती है 3 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 30 लाख। और ये हम बोल रहे हैं कि इंडिया में जो आ रहे हैं बहुत ही 2.5 लाख BC के आसपास। हम जो हमको टूल, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि लोग, हम ये कह रहे हैं कि जो टूल्स मिले हैं वो डेट करते हैं, हमने उनकी स्टडी करी, है ना, तो पता चला कि वो डेट करते हैं 2.5 लाख BC के आसपास क्या हो रहे होंगे वो स्टोन्स। बात समझ में आ गया, इसलिए ये इस तरह से रखिएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज और आ रहा है कि इंडिया की केस में यहां पर समझिएगा कि एक जगह है बोरी, महाराष्ट्र में एक जगह है, क्या नाम बताया मैंने उसको, मैंने बताया एक जगह है जिसका नाम है क्या, बोरी। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा या फिर इसको ऊपर लिख लीजिए। देखिए एक जगह है यहां पर बोरी, महाराष्ट्र में। यहां पर कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, बोरी में आपको कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। आर्टिफैक्ट समझ रहे हो ना, कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो आपको कुछ प्रकार की नॉलेज या फैक्ट्स बताएं कि हाँ ऐसा रहा होगा, उसको आर्टिफैक्ट बोल रहे हैं। तो यहां पर हमको बोरी में जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो कहता है कि जो इंसान है वो एज अर्ली एज 1.4 मिलियन ईयर्स अगो पहले
एग्जिस्टेंस में इंडिया में आ गया होगा। 1.4 मतलब क्या हो गया, 1 मिलियन 10 लाख, और 1.4 मतलब 14 लाख साल। तो जो हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैसे प्लेस्टोसिन पीरियड 20 लाख पहले शुरू हुआ होगा, 10,000 BC तक गया है ना, और वो भी इंसान अर्ली प्लेस्टोसिन पीरियड में आया, तो उसमें जब स्टडीज हुई तो पता चला नहीं नहीं 20 लाख भी नहीं, हमें शायद 3 मिलियन ईयर्स अगो पहले आ गया था अफ्रीका में। बट इंडिया में जो स्टडीज हुई, जैसे महाराष्ट्र में भी कुछ मिला हमको, टूल्स मिले, आर्टिफैक्ट्स मिले, वो ये कहते हैं कि शायद अर्ली मैन का जो एग्जिस्टेंस है इंडिया में वो 1.4 मिलियन पहले, यानी कि 14 लाख ईयर्स पहले यहां पर हो गया था। आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर्ड, है ना? ठीक है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट जो आज की हमारी स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि जो इंडिया है वो बाद में सेटल हुआ होगा, लेटर देन अफ्रीका, है ना। ये कुछ हिंट्स हमको मिलता है कि हाँ अफ्रीका पहले सेटल हो गया होगा, बाद में इंडिया में सेटलमेंट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये पूरा यहां पर चीजें क्लियर हो गई। तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि अर्ली मैन हिंदुस्तान में जो थे वो अलग अलग टूल्स यहां पर इस्तेमाल करते थे, उनके टूल्स यहां पर हमको देखने को मिले हैं, है ना। अब ये जो डिस्कवरी हुई है, ये टूल्स जो है वो कैसे हैं, वो चॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, है ना, कोई चीज को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, इस प्रकार से इस्तेमाल किए जाते थे। तो टूल्स की स्टडी के बेसिस पे हम यहां पर अपने आज की स्टडीज को, अपने आज के लेक्चर को बेस करेंगे। ठीक है, और हम अपनी स्टोन एज को, हम इस स्टोन एज को हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। हम पढ़ रहे हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, ठीक है ना। और इस बेसिस पे हम 3 पार्ट्स में हम अपनी इस एज को डिवाइड करेंगे। क्लियर? नंबर वन पैलियोलिथिक एज। लिख लीजिए, मैं सबका मतलब आपको बताता हूं। पैलियोलिथिक एज, फिर लिख लीजिए मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, ठीक है। फिर लिख लीजिए नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। चलिए, तो ऑन दी बेसिस कि इंसान, ये समझ में आ गया कि अर्थ पे, सॉरी इंडिया में जो हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं या फिर हमको जो एविडेंसेस मिलते हैं वो ये कि इंसान 7 अराउंड 1.4 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो एग्जिस्टेंस, वो इंडिया में प्रेजेंस, उसका सेटलमेंट उसके स्टार्ट हो गए थे, या इंडिया में वो दिखने लगा था, नॉट सेटलमेंट्स, उसके प्रेजेंस यहां पर इंडिया में होने लगा था। ठीक है, और एक बात ये क्लियर है कि हम इस स्टेन एज को जो पढ़ रहे हैं वो टूल्स के बेसिस पे, कि जो हमें टूल्स मिले, अलग अलग समय पे अलग अलग टूल्स मिले, है ना, हम उस बेसिस पे यहां पर डिवाइड कर रहे हैं अपनी स्टोन एज को। तो पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज, ये देखो ना आप, नियोलिथिक का मतलब क्या हो गया, लिथिक मतलब हो गया स्टोन, ठीक है ना, लिथिक मतलब हो गया स्टोन, तो नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, ठीक है ना, न्यू स्टोन एज। फिर मीजोलिथिक का मतलब हो गया मीजो से मिडिल स्टोन एज। और जो आपका पेलियोलिथिक है, पेलियो का मतलब होता है, हम कह सकते हैं स्मॉल, ठीक है, तो स्मॉल स्टोन्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, पेलियोलिथिक, ठीक है ना, पेलियोलिथिक पीरियड हो गया आपका। अब इंपॉर्टेंट चीजें जो है वही समझिएगा कि इस पीरियड में आपको दिखेगा कि इंसान जो था वो क्या था, इंसान जो है वो हंटर, वो क्या था, वो हंटिंग करता था और फूड गैदरिंग करता था। नोट कर लीजिए, यहां पर इंसान क्या है, हंटर। एक मोटे मोटे तौर पर लिख लीजिए कि इंसान क्या है, हंटर एंड फूड गैदरिंग कर रहा है, हंटर एंड फूड गैदरिंग करता है। मतलब अब आप जाहिर सोचिए आप, अब पेलोलिथिक एज और अच्छा पहले तो आप पेलोलिथिक का आपको जब मैं बताऊंगा ना क्लासिफिकेशन, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, उस वक्त इंसान जो अर्ली मैन हम एक्चुअली बोलते हैं, सुनते थे अर्ली मैन, हम किताबों में चित्र देखते थे कि पत्थर रगड़ने वाला चित्र, है ना, हम देखते थे जानवरों को मार के खाने वाला चित्र, वो एक्चुअली कैसे कब हुआ होगा वो हम बताने जा रहे हैं। तो पहले इंसान जो है वो हंटिंग करता था और फूड इकट्ठा करता था, गैदरिंग करता था फूड की, गया ढूंढने, खाना मिल जाए, कहीं जानवर मिल जाए, उसको शिकार कर लिया, खा लिया, ये हंटिंग गैदरिंग होती थी। मीजोलिथिक पीरियड में आप देखोगे तो जो इंसान था वो हंटर गैदरर तो था ही, ये तो रहेगा ही, हंटर और फूड गैदर रहेगा ही। इसके अलावा आप देखोगे तो वो फिशिंग कर रहा था, हंटिंग कर रहा था, ठीक है ना, तो देवर हर्डर्स ऑल्सो। नोट करिएगा, हंटिंग, ऑब्वियसली फूड गैदरिंग, ये तो काम रहेगा ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि पुराने वाले काम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते, प्लस हर्डर्स, और बाद में आपको दिखेगा कि ये डोमेस्टिकेशन भी करने लग गए थे एनिमल्स का,
ये डोमेस्टिकेशन करने लग गए थे ऑफ एनिमल्स का। ठीक है, ये भी आप यहीं पर लिख लीजिए इसी जगह, एक ही क्रक्स में। देखो यार, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना आपको ऊपर नीचे मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन मैं ऐसे कुछ आपके नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सब चीजें एक ही जगह मिल जाए, एक ही सीरीज में, ताकि डिवीजन भी आसानी पड़ जाए। अच्छा, कैसे रह रहे थे ये लोग। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, जब हम बात करते हैं न्यूलिथिक की, तो न्यूलिथिक में और चेंजेस हुए और अब इंसान जो है वो फूड प्रोड्यूसर हो गया था, यानी इसको एग्रीकल्चर करना आ गया था। अब वो क्या हो गया था, फूड प्रोड्यूसर हो चुका था। तो मोटे मोटे तौर पे पहले तो आपको ही समझना है। अब ये क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया, ऑन द बेसिस ऑफ द टूल्स। स्टोन एज इसलिए नाम है इसका, टूल्स के बेसिस पे। और भी ठीक है, और भी चीजें आएंगी, बट यहां पर होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब पहले मैं जब पेलियोलिथिक के बारे में बात कर रहा हूं तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि पेलियोलिथिक का जो फेज है वो कहां से लेकर कहां तक चलता है। ठीक है, तो प्लीज एक बार हेडिंग डाल दीजिए, पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक एज। अब पेलियोलिथिक एज को यहां पर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आइए, नंबर वन लिखिएगा, लोअर पैलियोलिथिक। लोअर, अब मैं इसको लोअर पैलियोलिथिक बार बार लिखूंगा, लोअर, मिडिल और अपर। अब इन तीनों में आपको जो स्लाइट डिफरेंसेस दिखेंगे वो दिखेंगे रिगार्डिंग द टूल्स, उस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। जो आपका लोअर वाला फेज है, लोअर पैलियोलिथिक का, ये जो आप देखोगे इसका डेट कहां से होती है, ये डेट करता है 5 लाख बीसी से लेकर 5 लाख बीसी से लेकर 50,000 बीसी। देखिए ये जो आपको डेट्स मिलेंगी, नोट करिएगा, दिस डेट्स अराउंड 5 लाख बीसी से लेकर 50,000 बीसी तक। अब लीजिए भाई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है डेट्स। मिडिल की बात करेंगे तो 50,000 से लेकर 40,000 बीसी तक ये टाइम पीरियड था। और जो अपर अभी पैलियोलिथिक की बात ही कर रहे हैं, सो यू विल फाइंड कि ये चलता है 40,000 से लेकर 10,000 बीसी तक। और देखिए, मैंने आपको इसी टाइम पीरियड के पहले ही बताया था कि ये प्लेस्टोसीन पीरियड 20 लाख से 2 मिलियन से लेकर 10,000 बीसी तक चलता है। और यही मैंने आपको यहां पर क्रक्स करके यहां तक ले आया हूं, पेलियोलिथिक। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि अर्ली जो मैन है उसका प्रेजेंस धरती पे अर्ली प्लेस्टोसीन में आया। तो आपको ऐसा नहीं कि यहां देखने को मिला, यहां पर आपको देखो अर्ली प्लस 5 लाख। मैंने आपको बताया था प्लेस्टोसीन पीरियड 20 लाख से, यहां पर अभी भी हम कहां से देख रहे हैं, 5 लाख, यानी अभी भी इतना पुराना हम नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ही ब्लरी, हम लोगों को बहुत ही ब्लरी जो है वो नॉलेज है। तो जो भी नॉलेज है वो हमको 5 लाख से हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं कि जो पेलियोलिथिक का जो लोअर पेलियोलिथिक है वो 5 लाख बीसी के अराउंड से लेकर 50,000 बीसी तक चलता रहा। सोचिए कितना पुराना। आज आप जहां खड़े हो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जहां आप मेरी क्लास देख पा रहे हो, इमेजिन वो करिए, टाइम पीरियड करिए, इमेजिन आप कितनी पुरानी बात हम कर रहे हैं। और अभी एंशिएंट हिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की, जहां पर आप बहुत ही रीसेंट ईयर्स में आ जाओगे, है ना। अभी आप कितना पुरानी इतिहास की बात कर रहे हैं। तो धरती एग्जिस्टेंस में आती है 4,000 मिलियन ईयर्स अगो, है ना। हमने उसका भी देखा, क्या कितने लाख ईयर्स हुआ, 40,000 लाख क्या है वो हमने क्लासिफाई देखा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद ये समझिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये डिफरेंस यहाँ पर समझिएगा। अब देखो ऐसा है कि अपर मतलब जब पेलियोलिथिक एज खत्म हो रही है, लेकिन आप देखोगे कि नियोलिथिक एज स्टार्ट भी हो रही होगी। तो यहां पर कुछ पोर्शंस होंगे जो मीजोलिथिक के साथ मैच कर रहे होंगे, है ना। कोई ऐसा लाइन तो होगा नहीं कि शार्प लाइन है, इसके बाद जैसे ही फांदोगे इस लाइन को तो आपका मीजोलिथिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मिलता जुलता। अब ऐसा नहीं है कि जो चीजें यहां मिलेंगी वो यहां नहीं मिलेंगी। अरे कुछ चीजें रिपीट भी होंगी, जो कुछ चीजें यहां पर होंगी हो सकता हो उसकी, अगर मान लीजिए कुछ डिफरेंसेस हैं, हो सकता है कि उसके कुछ एक पार्टिकल्स यहां भी मिल रहे हो। यहां पर जो चीजें मिलेंगी टूल्स में, हो सकता है यहां भी मिल रही हो। तो बहुत सारी चीजें मिक्सिंग में रहती है, बहुत ब्लरी पोर्शन है ये इतिहास का। ठीक है ना, बहुत ब्लरी पोर्शन। क्लियर है। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोअर पैलियोलिथिक से इसको लिखना शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली स्टोन एज, है ना। इसमें बहुत बड़ा पार्ट है आइस एज का। ठीक है, इसको भी आप चाहे नोट करते जाइए। ठीक है ना, ये आप देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग अर्ली स्टोन एज।
दिस इज योर अर्ली स्टोन एज, ठीक है, और कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ आइस एज, कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ आइस एज। मैंने बताया ना पहले के टाइम पे बर्फ बहुत थी, भरी हुई है बर्फ, आइस एज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसमें जाता है। अब कौन कौन से जो टूल्स हैं वो यहां पर इस्तेमाल होते हैं वो भी एक बार यहां लिख लीजिए आप। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, हम टूल्स की बात कर रहे हैं, इसी से आपको डिफरेंशिएट करना है। देखो टूल्स में क्या क्या मिल रहा है, लिखिएगा हैंड एक्सिस, हैंड एक्सिस लिखिएगा, फिर लिखिएगा हैंड एक्सिस के बाद चॉपर्स, चॉपर्स, हैंड एक्सिस, चॉपर्स और क्लीवर्स, और क्लीवर्स, ये आपको यहां पर मिल रहे हैं टूल्स। अब देखो इन सब के जो बनावट में आप देखोगे ना तो बहुत डिफरेंस नहीं है, स्लाइट स्लाइट डिफरेंस मिलेगा। हैंड एक्स आप समझ सकते हो, कुल्हाड़ी हो गया। क्लीवर्स, अब क्लीवर्स में क्या होता है ना, पॉइंटेड मिलेगा आगे से आपको, ठीक है ना। चॉपर्स मिलेंगे, मतलब ऐसे चीजें जो आप चॉप कर सको, ठीक है ना, वो इसलिए नाम इसका यहाँ पर इस प्रकार से रखा है। अभी मैं आपको उसके आगे इमेजेस भी दिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो एक्सेस मिल रहे हैं वो सेम मिलते हैं जिस प्रकार से आपको अफ्रीका में मिलते हैं, ठीक है ना, अफ्रीका में आपको मिल रहे हैं, वेस्टर्न एशिया, यूरोप, इन सब में मिलते हैं उस प्रकार के। और जो टूल्स हैं इनका यूज क्या करते हैं, इनका यूज करा जाता है चॉपिंग के लिए, चॉप करना, डिगिंग करने के लिए, खोदना, स्किनिंग करने के लिए, जानवरों की खाल निकालने के लिए। तो लोग लीजिए इसका यूज लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए यूसेज, टूल्स का यूसेज लिख लीजिए, यूसेज काहे के लिए लिखिएगा, पहला लिखिएगा डिगिंग, या पहला लिख लीजिए चॉपिंग, चॉपिंग, फिर लिख लीजिए डिगिंग, डिगिंग, फिर लिख लीजिए स्किनिंग, स्किनिंग। ये रहे हैं इनके यूसेज, ऐसे याद रखना है। देखो इमेजिन करो उस वक्त के इंसान को ये काम कर रहा है वो, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए इनकी साइट्स की बात करेंगे तो सोहन वैली पंजाब में हम इनकी बात करेंगे, जैसे कि कश्मीर में आपको मिलेंगी साइट्स लोअर पैलियोलिथिक की, थार डेजर्ट में मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हमको बेलन वैली में मिले हैं, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसको साइट्स को यहां पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं। चलिए साइट्स लिख लीजिए, इनकी क्या क्या साइट्स आपको देखने को मिली हैं। अभी और इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, लिख लीजिए पहले एक बार लोअर पैलियोलिथिक को, ठीक है ना। देखो साइट्स क्या क्या बताया मैंने आपको, साइट्स में लिखिएगा, साइट्स में लिखिए आपकी एनसीईआरटी 3-4 बताती है। एक तो सोहन वैली, बेलन वैली, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा सोहन वैली, सोहन वैली पंजाब, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्त लिखिएगा कश्मीर, कश्मीर, उसके बाद लिखिएगा राजस्थान, फिर लिखिएगा बेलन वैली। तो ये दो तो बड़े याद रखिएगा, हमारे टीचर जब थे ना हमको पढ़ाते थे कॉलेज के टाइम पे, हमको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो पढ़ाते पढ़ाते खो जाते थे। यही फर्स्ट ईयर में यही हिस्ट्री थी हमारी, पढ़ाते पढ़ाते खो जाते थे। सोहन वैली, अब सोहन वैली बोल के चुप हो गए, 5 मिनट सन्नाटा क्लास में, फिर बोलेंगे क्या अद्भुत क्रीचर था, क्या टूल्स बनाए थे, न्यूलिथिक में आए तो खो गए, पेंटिंग्स क्या खूबसूरत थी, भीमबेटका पेंटिंग्स। हमारे टीचर पढ़ा पढ़ा बोला खो जा, इतना ज्यादा दे वर रियली, मतलब दे वर रियली सो नॉलेजेबल आई कांट टेल यू। और फिर दूसरी बात आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, वो अपने आप में बहुत बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट है ना। उसके तो वहां से लोग कई ऐसे निकले हैं जो एक्सकेवेशंस में किए भी हैं, स्टडीज भी करी हैं, बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट था। एनीवे, तो सोहन वैली पंजाब में, कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, बहुत सारे टूल्स मिले हैं, बेलन वैली मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये सब चीजें आपको यहां पर मिली। अब आते हैं हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक पेज में, जो हमारी 50,000 से लेकर 40,000 बीसी तक चलती है, ठीक है ना। अब इस फेज की हम बात करेंगे दोस्तों, इस फेज की बात करेंगे तो पहला पॉइंट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, वो ये कि जो मिडिल पैलियोलिथिक था सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि ये फ्लेक बेस्ड इंडस्ट्री था, है ना। इसको बोलते हैं कि यहां पर जो था दैट इज बेसिकली फ्लेक बेस्ड इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेक बेस्ड इंडस्ट्री, फ्लेक बेस्ड इंडस्ट्री यहां पर आपको देखने को मिलती है। अब फ्लेक बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, क्या कर रहे हैं उसमें फ्लेक बेस्ड इंडस्ट्री में, आप देखोगे फ्लेक बेस्ड में जो उनके अब कैसे बनाएंगे फ्लेक बेस्ड, मतलब
जो अब इनके टूल्स है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे अब ये टूल्स यूज करेंगे, बहुत पॉइंटेड टूल्स यूज करेंगे, ठीक है। कोई एक चीज है उसके ऊपर रख के उसको पत्थर, दूसरा पत्थर से मारेंगे तो दूसरा पत्थर के कुछ ऐसे फ्लेक्स निकल आएंगे। होता है ना कि जैसे आप लकड़ी है, अब पूरा तना है लेकिन आप उसका एक निकाल दें फ्लेक थोड़ा सा, तो दैट इज फ्लेक। तो बेसिकली यहाँ पर स्टोन्स को भी तोड़ने का कुछ चीज डिजाइन करने का तरीका होता था। बड़ा पत्थर है उसमें थोड़ा सा निकालना है, ठीक है, दूसरे पत्थर रखा, ऐसे होता है ना, आप पेचकस रखो ऊपर से प्लास्ट ठोकने लग जाओ तो एक चिप निकल आए। तो यहां पर आपको ये मेन फीचर देखेगा, ठीक है ना, मेनली इस पे बेस्ड होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा, फ्लेक बेस्ड इंडस्ट्री, मेनली बेस्ड ऑन इट, ये की फीचर है, मेनली बेस्ड ऑन इट। इस पे आपको प्रीलिम्स में सवाल मिले हैं कई बार कि भाई मिडिल पैलेलिथिक एज जो है वो फ्लेक बेस्ड इंडस्ट्री रही है, मेनली फ्लेक बेस्ड इंडस्ट्री रही है, तो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, ठीक है ना। अब ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स, ये सब इसमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो टूल्स में क्या क्या मिल रहा है, टूल्स में क्या क्या मिल रहा है आपको नोट करिएगा। टूल्स, अब देखो टूल्स में ब्लेड्स मिल रहे हैं, टूल्स में ब्लेड्स मिल रहे हैं, पॉइंटर्स मिल रहे हैं, देख रहे हो कैसे उनके यहां पर टूल्स पॉइंटेड होने लगे, पॉइंटर्स मिल रहे हैं, स्क्रैपर्स मिल रहे हैं, ये सब यहां पर आपको टूल्स जो है इस प्रकार के इसमें मिलते हैं। देन मूविंग ऑन, यहां पर आपको अपर पैलेलिथिक की तरफ आते हैं, तो अपर पैलेलिथिक में आपको देखने को मिलेगा कि इस वक्त अब ह्यूमिडिटी यहां पर कम होने लगी। देखो आपके एनसीईआरटी में जो मेंशन है पॉइंट, मैं उस पर आता हूं, अपर पैलेलिथिक फेज वाज लेस ह्यूमिड। अब ह्यूमिडिटी यहां पर कम हो रही है, ह्यूमिडिटी कम होने लगी, लेस ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस आई। अब सोचो जब इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वेजिटेशन बदलेगा, एनिमल लाइफ जो है, जो फौना है, जो फ्लोरा है, वो दोनों बदलेगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखिएगा कि दिस वाज लेस ह्यूमिड एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। इसको आप पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, लेस ह्यूमिड, पहला पॉइंट तो यही है भाई। एनसीईआरटी के अंदर ये आपको ना इंफॉर्मेशन दो पन्नों में दी गई है, मैं इसलिए एक जगह लिखा रहा हूं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी से निकल के आ रहे हैं, इसलिए नोट्स मेकिंग करते जाना, ठीक है ना, नोट्स मेकिंग करते जाना। इट coincided with the last phase of the ice age when climate became comparatively warm। तो अब यहां पर less humid and warm climate यहां बनने लग गया। अब आप बताओ, यही चीज तो मैंने बोली थी कि पेलियोलिथिक एज में क्या होगा, लास्ट आते आते ये जो आइस एज था वो खत्म होने लग गया, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन यहां से वार्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। यही तो हमने पढ़ा यहां पर होलोसीन, क्या बताया मैंने आपको, होलोसीन देखिए 10,000 BC तक। अब होलोसीन यानी कि वार्मर क्लाइमेट स्टार्ट हो रहा है, तो वही मैं आपको यहां बता रहा हूं कि वार्म क्लाइमेट स्टार्ट हुआ। अब वार्म क्लाइमेट स्टार्ट होगा तो क्या होगा, वार्म क्लाइमेट आया तो जो अभी तक आइस थी वो बर्फ पिघली, बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, नदियां बनेंगी, स्ट्रीम्स बनेंगी, और जब स्ट्रीम्स बनेंगी, पानी बहेगा तो क्या होगा, वहां पर आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा, पेड़ पौधे उगने लगेंगे। उस जगह जहां पर नदियां बह रही है, वेजिटेशन आ गया, वहां पर एनिमल लाइफ आने लग जाएगी, वहीं पर लोग सेटल होना शुरू कर देंगे आगे चल के। समझ रहे हो, है कि नहीं सिंपल। बट ये है कि यही बस जो फाउंडेशन होता है ना, कहते हैं ना आपकी फाउंडेशन क्लासेस, यही फाउंडेशन का मतलब है कि एक एक चीज बेसिक से एकदम क्लियर हो जाए, भले स्लो हो थोड़ा, लेकिन बेसिक से ऐसा क्लियर हो कि रीजन समझ में आ जाए, अच्छा इसकी वजह से इंपैक्ट ये पड़ा, वार्म क्लाइमेट से क्या इंपैक्ट होगा, ये आपको समझ में आ गया कि मीजोलिथिक और न्यूलिथिक कैसे होने वाले हैं, समझ में आ गया। अब देखो हमको भी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है किताब के अंदर, तो उसमें क्या ही चीजें यहां चलेंगी, बट वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव वो मैंने आपको यहां पर बताई। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये लास्ट फेज है आइस एज का, और यहां से आप देखोगे न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। इसको लिख लीजिए, लास्ट फेज ऑफ आइस एज, लास्ट फेज ऑफ आइस एज, और यहां लिख लीजिए फ्लिंट इंडस्ट्रीज यहां पर आ जाती है, फ्लिंट इंडस्ट्रीज। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कैसी होती है। करेक्ट आंसर जो मुझे मिलेगा मैं उसको पिन करूंगा, फ्लिंट इंडस्ट्रीज, ठीक है, सिंपल है फ्लिंट, बताइएगा, चित्र देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। और यहीं से जो मॉडर्न मैन था, होमोसेपियंस, वो यहीं से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट में लिख लीजिए, अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न मैन, अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न मैन। अब ये बात क्लियर समझना, मॉडर्न मैन का मतलब ये है कि देखो पहले जो आदमी था, ऐसे आप देखोगे कई सारे अलग अलग नाम फेज थे, ह्यूमन एवोल्यूशन भी हुआ है ना,
पहले अलग जाना जाता था, फिर अलग हुआ, फिर होमो इरेक्टस आया, जैसे बोल रहा था मैं, होमो सेपियंस हो गया, है ना, पहले होमोनिड्स, होमिनिन्स, ये सब नाम है अलग अलग जो आपको ऑक्सफोर्ड एडिशन में जरूर मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के 1999 एडिशन में नहीं है। तो अभी हम लोग उस पर स्टिक करते हैं। ये बात समझनी है कि इस अपर पेलोलिथिक से जब पेलोलिथिक खत्म हो रहा है या जब आइस, अब देखो अच्छा सर डिफरेंस क्या है, जैसे मान लो उसके पहले वाला आदमी थे, उनका माथा बड़ा चौड़ा होता था, बेली वाला पेट होता था, समझ रहे हो, इस तरह चीजें हुई। तो फुट का डिजाइन अलग होता था, स्कल्स अलग डिजाइन के होते थे, ये सब चीजें थी उसमें। बट ये ध्यान रखना कि अपर पेलोलिथिक से आपको यहां पर मॉडर्न मैन का अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। आई होप ये बात यहां पर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, और ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है ना। अब इन इंडिया वी नोटिस द यूज ऑफ ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स विच हैव बीन फाउंड। अब इंडिया में अलग अलग जगह, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, यूपी हो गया, है ना, आपको मध्य प्रदेश हो गया, इन सब जगह आपको अलग अलग क्या मिलेंगे, आपको अलग अलग इसमें टूल्स मिलेंगे, है ना, जिस प्रकार से इन लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। और भी देखिए केव्स, रॉक शेल्टर्स, ये सब चीजें फॉर यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स इन अपर पेलोलिथिक फेज हैव बीन डिस्कवर्ड एट भीमबेटका। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भीमबेटका में ये जो आप देखोगे यहां पर केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, ये यहां पर मिले हैं, ठीक है, अपर फेज में, अपर पेलोलिथिक फेज में, और वो कहां पर, भीमबेटका, भीमबेटका मध्य प्रदेश नियर भोपाल, यहां पर आपको ये देखने को मिले। लोग जो है वो केव्स में रहते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कुछ इमेजेस, ठीक है। आई होप पहले तो यहां तक आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया हो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो बताता हूं आपको, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। अच्छा एक पॉइंट और है जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, लिखा हुआ है कि इट वुड दस अपीयर दैट पेलोलिथिक साइट आर फाउंड इन मेनी हिली स्लोप्स एंड रिवर वैलीज ऑफ द कंट्री, दे आर एब्सेंट इन द एलुवियल प्लेन्स एंड ऑफ द इंडस एंड गंगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब इंसान का पहला सेटलमेंट हुआ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पूछ रहा हूं कि वो सबसे पहले कहां सेटल हुआ, मतलब चलो इसका आंसर मैं देता हूं। सबसे पहले वो आप देखोगे तो उसका सेटलमेंट आपको हिली स्लोप्स मिला और रिवर वैली से मिला, ठीक है। चलो मैं इसका आंसर ही बता देता हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहला जो आपको यहां पर मिल रहा है वो इंसान जो है वो हिली स्लोप्स पे बसना शुरू होता है, प्लस रिवर वैलीज में बसना स्टार्ट होता है। क्यों क्यों, एनीवन इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लाइक देम टू आंसर व्हाई, व्हाई, ये मैं जानना चाहता हूं। लोग हिली स्लोप्स और रिवर वैलीज पे क्यों बसते हैं, ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। मैंने कुछ हिंट इसके आपके दिए भी थे, इसका आंसर मुझे दीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है आपको इसका आंसर मिल भी जाए जब ये चैप्टर में लास्ट में एकदम लिमिटेशन बताऊंगा आपको तब, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। दिस इज अबाउट द पेलोलिथिक। पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखिए यही है, देखो यहां पर नोट्स आया है तो यहां लिखा है कि अर्थ की एज 4600 मिलियन ईयर्स है, मैंने 4000 लिखी है, तो कभी घबराना नहीं इस चीज को देखकर, ठीक है ना। फिर देखिए एवोल्यूशन जो अर्थ के क्रस्ट का हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो 4 स्टेजेस में हुआ है, और जो 4th स्टेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रेफर टू एज दी क्वार्टरनरी। सेम चीज आपके नोट्स के लिए बनी हुई है, ठीक है ना। क्वार्टरनरी को डिवाइड कर रखा है हमने दो अलग अलग इपोक्स में, क्या, प्लेस्टोसीन जिसको हम आइस एज बोलते हैं आसान भाषा में, और दूसरा होलोसीन जो आपके प्रेजेंट एज यानी पोस्ट आइस एज है, उसको हम लोग यहां पर इसको बोलते हैं। आई होप ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मूविंग ऑन, देन हमने कहा कि प्लेस्टोसीन का जो पीरियड है वो मैंने आपको बताया 2 मिलियन बीसी। अब 2 मिलियन बीसी लिख लो, या मैंने आपको लिखाया था 20 लाख बीसी से लेकर, अब देखो यहां लिखा हुआ है 12,000 बीसी। अब जो रिसर्चेस हमारे यहां पर पीपीटी बनने में करी उसमें लिखा है 12,000 बीसी, मैंने आपको बताया 10,000 बीसी। तो ठीक है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सर आपने गलत बता दिया। आपके एक जगह नोट्स में आप लिख रहे हो 10,000 बीसी और यहां 12,000 बीसी, एंड इंटरनेट पे 13,000 बीसी मिल रहा है, 9,000 बीसी मिल रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, रफली सब चलेगा, ठीक है ना। फिर देखिए, फिर यहां लिखा है मैंने आपको कि प्लेस्टोसीन जो है ये आपका प्लेस्टोसीन हो गया। होलोसीन की बात करेंगे तो होलोसीन शुरू होता है 12,000 बीसी से, मैंने 10,000 बीसी लिखा, टू प्रेजेंट। क्लियर है। एनसीईआरटी आपकी 1999 वाली वही डेटा लिखती है जो मैं आपको लिख रहा हूं, जो मैंने लिखा हुआ है हाथ से, वो डेटा आपके ओल्ड एनसीईआरटी 1999 के एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। लाइफ शुरू होती है अर्थ पे 35 मिलियन 100 ईयर्स अगो। आप बताते हो कि धरती जो है वो 4,000 साल पुरानी है, और जो शुरुआत हो रही है लाइफ की वो शुरू हो रही है, लाइफ बिगैन 3500 मिलियन। अब देखो लाइफ बिगैन मतलब ये नहीं कि यहां पर आप कुछ और मतलब निकालो, लाइफ शुरू हो रही है, बस लाइफ बिगिंस। अब चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स के रूप में हो, कैसे भी। क्लियर। आगे आइए,
नाउ ह्यूमंस अपीयर्ड इन प्री प्लेस्टोसीन, बता ह्यूमन का जो अपीयरेंस होता है प्लेस्टोसीन पीरियड में होता है, और प्लेस्टोसीन में भी अर्ली प्लेस्टोसीन पीरियड में ह्यूमंस जो है वो अपीयर करते हैं। अर्ली प्लेस्टोसीन, अब प्लेस्टोसीन क्या बताया 2 मिलियन। लाइफ स्टार्ट कब हो रही है धरती पे 3500 साल, देख रहे हो 3500 मिलियन ईयर, 3500 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ स्टार्ट हो रही है, लेकिन ह्यूमंस एग्जिस्टेंस में कब आ रहे हैं 2 मिलियन। अर्ली प्लेस्टोसीन कितना हो गया 2 मिलियन, समझ में आ रहा है, यानी 1500 मिलियन ईयर्स का जो गैप है उसमें ह्यूमन नहीं थे, क्लियर है। फिर अर्ली ह्यूमंस सिमिलर टू एप्स, देखो इस तरह का, विच ओरिजिनेटेड 30 मिलियन ईयर्स अगो। अब 4000 साल पुरानी धरती है, 3500 मिलियन ईयर्स पहले आप देखोगे 3500 मिलियन ईयर्स अगो आप देखोगे कि लाइफ शुरू होती 3500 मिलियन ईयर्स, ठीक है ना। और हम बोल रहे हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो 30 मिलियन ईयर्स अगो आते हैं, कहां, धरती 3-4 हजार साल पुरानी, 4000, लाइफ स्टार्ट होती है 3500 मिलियन ईयर्स अगो, और ह्यूमंस का जो दिखता है अर्ली ह्यूमंस वो 30 मिलियन ईयर्स अगो। कितना हम पहले की चीजें जान रहे हैं, हम स्टडी कर पाए। आगे देखिए अर्ली पेलोलिथिक, अब ये आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इंसान यहाँ रह रहा है ना, कैसे रहता था, ये सब उनका लाइफस्टाइल होता था, है ना। ये मैं आपको समझाया कि अर्ली और लोअर पेलोलिथिक मेनली ड्यूरिंग द आइस एज, मेनली ड्यूरिंग द आइस एज ये जो पेलोलिथिक पीरियड जो है वो यहाँ पर चलता रहा। फिर देखो मैंने आपको बोरी साइट के बारे में बताया महाराष्ट्र की, वहां से हमको क्या रेफरेंस मिलता है, स्टोन टूल्स जो मिले हैं, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, ये सब मिले हुए हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से आपको हैंड एक्स, ये आपको चॉपर्स देखने को मिलेंगे, ये सब टूल्स थे इनके, अर्ली मैन इस प्रकार के टूल्स को इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता था, बताया मैंने आपको चॉपिंग के लिए, डिगिंग के लिए, स्किनिंग के लिए, देखो कितनी स्लाइड्स में लिखा हुआ है, बट मैंने आपको एक ही स्लाइड में करने की कोशिश करी है। फिर देखिए कौन कौन से साइट्स हैं, देखिए सोहन वैली हो गया कश्मीर हो गया, थार डेजर्ट राजस्थान हो गया, बेलन वैली हो गया यूपी, दिदवाना हो गया राजस्थान, ये नोट कर लीजिए, ये इनकी साइट्स इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बनाइए और सब कुछ लिखिएगा एज इट इज, ठीक है ना। फिर आइए अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, 2000 टूल्स मिले हैं, कहां पर लिखिएगा, चिरकी निवासा महाराष्ट्र में, निवास साइट है ये निवासा महाराष्ट्र की, 2000 टूल्स यहां पर मिले हैं लोअर पैलोलिथिक के, क्लियर है, नोट करिएगा। हमको जो टूल्स हैं वो सदर्न रीजन से भी यहां पर देखने को मिले हैं, ये भी हमारी फाइंडिंग्स मिली है, ठीक है ना। अभी इस इतनी पुरानी इतिहास का और कुछ हम बता नहीं सकते थे, ये कौन राजा हुआ करता था, क्या नाम था, आप देख रहे हो कोई राजा वाजा का नाम नहीं है यहाँ पर, कोई राजा, कोई लड़ाई, कुछ नहीं दिख रहा है। अभी सिर्फ इतना पता चल रहा है कि लोग कैसे, हम बस जो इतिहास पढ़ पा रहे हैं कि लोग कैसे थे उस वक्त, टूल्स के थ्रू हम जज कर पा रहे हैं, यहाँ पर हम जज करने, कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए नागार्जुन कोंडा, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, इसको आप नोट्स में डाल लीजिए अपने, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, और उसके अलावा भीमबेटका और भोपाल, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं दोनों। भीमबेटका के बारे में मैंने आपको नाम लिखा दिया आपको, जहां पर आपको आगे चल के पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। नागार्जुन कोंडा लिख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट साइट हो गया। देन हैंड एक्सेस मिल रहे हैं आपको, देन लोअर स्टोन एज में होमोसेपियंस यहाँ पर ग्रुप मिल रहा है, होमोसेपियंस, ठीक है ना। देन इंसानों का जो एक ग्रुप है, फूड गैदरिंग कर रहे हैं लोग, यहां पर बता दिया मैंने आपको, स्टार्टिंग में लिख दिया कि पीपल वेर हंटर एंड फूड गैदरर्स, देखो एक लाइन में क्रॉस कर दिया। स्मॉल गेम हंटिंग चल रहा है, फिश एंड बर्ड कंजम्पशन, ये सब काम जो है वो करते थे। क्लियर है यहां तक बातें, होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी, यहां तक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हमने चीजें समझी है। अब हम आते हैं मिडिल पेलोलिथिक पे। मिडिल पेलोलिथिक का मैं आपको बता चुका हूं, बेस्ड ऑन स्टोन फ्लेक्स, देखिएगा बेस्ड ऑन स्टोन फ्लेक्स फाउंड अक्रॉस इंडिया विद रीजनल वेरिएशंस, जगह जगह आपको थोड़े बहुत वेरिएशंस मिलेंगे, लेकिन आपको स्टोन फ्लेक्स पे, पत्थरों के पतले पतले फ्लेक्स पे ये इंडस्ट्री चल रही है। देखिए आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये फ्लेक्स दिख रहे हैं आपको, ये फ्लेक्स है, ठीक है ना। तो आपको आंसर मिल गया फ्लेक्स कैसे होते हैं। टूल्स कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, टूल्स ये देखिए, टूल्स कौन कौन से हैं, ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स, ये भी मैंने आपको नोट करा दिया है कि नहीं, रिपीट हो रही है कि नहीं। देन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अब छोड़ दिए, कोई पॉइंट नहीं है इसमें। हाँ, कहां कहां मिलते हैं, फाउंड मिडिल पैलोलिथिक के कहां कहां पर चीजें मिली, नर्मदा रिवर के अराउंड एंड साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर, इन रिवर्स के अराउंड आपको मिडिल पैलोलिथिक के जो टूल्स हैं वो मिलते हैं। क्लियर, नोट्स में डाल लीजिएगा। बेलन वैली यूपी की रिच इन स्टोन टूल्स एंड एनिमल फॉसिल्स, जैसे कि कैटल और डियर सब भी आपको यहां पर मिलेंगे। तो बस हमको यही मिल रहा है कि हमको क्या क्या चीजें मिली है ये हमें नोट करनी है, और ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देन हम अपर पैलोलिथिक की बात करेंगे, तो वो मैं आपको डिस्कस कर रहा था। अपर पैलोलिथिक मैंने कहा कि लास्ट फेज आ जाता है आइस एज का, जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस वार्म हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, देखिए एज यू कैन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस वार्म हुई हैं,
काफी आपको ग्रीनरी देखने को मिल रही है ना। 566 साइट्स आपको इस प्रकार की देखने को मिली इंडिया में ड्यू टू ग्रासलैंड्स एंड लेस ह्यूमिड क्लाइमेट। क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है ना। दिस कोइंसाइड्स विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज, ये भी मैंने आपको पॉइंट लिखा दिया है। अब इसमें क्या क्या मिल रहा है, यहां पर आपको ब्लेड्स, ब्यूरेंस, ये सब मिल रहे हैं आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश, सदर्न यूपी, झारखंड एंड एडजॉइनिंग एरियाज में आपको इनके ये सब जो टूल्स हैं वो मिल रहे हैं। एरियाज कहां कहां आपको ये अपर पैलेयोलिथिक की साइट्स मिलती हैं वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब केव्स की बात करेंगे, मैंने आपको केव्स का एग्जांपल बताया, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स लिखाया मैंने आपको भीमबेटका में, जो कि 45 किलोमीटर दूर है भोपाल से। और अपर पैलेयोलिथिक असेंबलेज विद लार्ज फ्लेक्स, ब्लेड्स, ब्यूरेंस, क्रैपर्स फाउंड इन गुजरात एंड गुजरात सैंड ड्यून्स। गुजरात के सैंड ड्यून्स में आपको ये अपर पैलेयोलिथिक के जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो टूल्स हैं, ब्लेड्स हैं, ब्यूरेंस हैं, वो सब भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। देखो यार, नोट करना है, मैंने आपको हालांकि नोट करा दिया, लिखा दिया, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप देख रहे हो वो आप यहाँ से नोट कर लेना। वैसे आप इसका पीडीएफ निकाल ही लोगे तो आप पीडीएफ से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। अब हम पैलेयोलिथिक साइट्स की बात करेंगे, इस चार्ट को आप देख लीजिएगा, अलग अलग जगह आपको ये मिलेगी। नाउ वी कम ऑन टू मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज में मैंने आपको एक लाइन लिखाई कि मीजोलिथिक एज में इंसान जो है वो हंटिंग कर रहा था, फूड गैदरिंग करता ही था, इसके अलावा नाउ दे वर हर्डर्स, नाउ दे वर डूइंग फिशिंग। लेकिन लेटर ऑन देखने को मिलता है कि वो डोमेस्टिकेशन भी करता है एनिमल्स का। याद आया कि नहीं आया? तो वहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं, अब देखो ये हथियार, ये अपने देखो बो एंड एरो बना रहे हैं, कैसे यहाँ वो हंटिंग करके आए और खाने को पका रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें ये समझ में आता है कि इस तरह से एक्टिविटी वो करने लगे। सोचिए आप इंसान का लाइफ इमेजिन करो उस वक्त का, सोचो उस वक्त के लोगों के क्या चैलेंजेस रहे होंगे। पत्थर घिस रहे हैं, टूल बना रहे हैं ताकि हम कभी कोई जानवर का शिकार कर पाए। उनके लिए बड़ी खुशी की बात होती होगी, खाना मिल गया, 2 वक्त का खाना खा लिया, फिर नए शिकार पर निकल गए, कोई टेंशन ही नहीं है। व्हाट्सएप पे उनका फ़ोन आया कि नहीं आया, कल व्हाट्सएप मेरा मैसेज सीन किया कि नहीं किया, पता चला सीन ही नहीं किया, ऑनलाइन है लेकिन सीन नहीं हो रहा है मैसेज, दिल के 2 हिस्से हो गए, क्रैक लग गया, कोई टेंशन ही नहीं थी इस बात की, सब सामने है। और आजकल तुम लोगों की टेंशन है, देख लो कौन सी लाइफ ज़्यादा टफ है, ये समझ में आ रहा है। एक्चुअल जो जीने के लिए सब्सिस्टेंस की ज़रूरत थी वो देख लो क्या था। आज आप अलग सब्सिस्टेंस के लिए परेशान हो, अलग ही चैलेंजेस हैं आज, है कि नहीं। थिंग है, सब्सिस्टेंस के लोग आज ही परेशान हैं, हमारे किसान आज भी परेशान है बेचारे। इस हिंदुस्तान में या मैं कहूंगा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति जिसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए वो होना चाहिए किसान। आप सोचिए ना, वो इंसान उतर रहा है खेतों के अंदर, खेत में उतर के आपके लिए अनाज पैदा कर रहा है, आपके लिए अनाज पैदा होता है, मार्केट में जाता है, तब आप खाते हो उसको। तो इमेजिन करो कि कभी किसान चले गए हड़ताल पे, वो बेचारे कभी नहीं जाते हैं, लेकिन इमेजिन करिए कि बैंकों के कर्मचारियों की तरह, रेलवे के कर्मचारियों की तरह कभी अगर किसान हड़ताल पे चला गया तो क्या होगा पूरे देश का। जिसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिसकी सबसे ज्यादा इज्जत होनी चाहिए देश के अंदर, वो नहीं मिलती है। और प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये बेचारा वो हड़ताल पे जा भी नहीं सकता, वैसे ही वो किसानी करके थोड़ा बहुत कमाता है, हड़ताल में चला गया तो वो भी नहीं कमा पाएगा। ये विडंबना है उनके साथ, क्योंकि अगर वो बैठ गया ना किसान, तो हम आप जितनी भी तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें फिर खाने के लिए पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा और हमें खेती करने जाना पड़ जाएगा। हम 2 वक्त का खाना खा पाएंगे तब जाके हम लेक्चर देख पाएंगे, समझ रहे हो। तो बड़ा ही मुश्किल लाइफ इमेजिन करो इनकी लाइफ। तो जो मीजोलिथिक एज आई, जब मीजोलिथिक एज अब समझ में आ रहा है हमको कि हाँ 50,000 बीसी से लेकर 40,000 बीसी के आसपास की बात है, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ी वार्म हो गई, ग्रासलैंड जाने लगी, लेस ह्यूमिड कंडीशंस हो गई, है ना, तो उस वक्त चीजें चेंज हुई। क्लाइमेटिक ऐसे जानवर जो नहीं रह सकते थे वार्मर क्लाइमेट्स में, वो वैनिश हो गए, खत्म हो गए, है ना। नए टाइप ऑफ स्पीशीज इन कॉन्टेक्स्ट टू फ्लोरा फौना वो देखने को मिलते हैं, राइट। तो हम बात करने जा रहे हैं मीजोलिथिक एज की। चलिए, हेडिंग मैंने आपको लिखा चुका हूं, फिर भी थोड़ा बहुत और नीचे लिख लीजिए। लिखिए पहले मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, ठीक है। अब लिख लीजिएगा कि ये जो शुरुआत हो रही है, यहां पर इंसान क्या है, इंसान जो है वो हंटरर
हंटर है, वो फूड गैदरर है, प्लस वो हर्डर भी है, प्लस वो फिशिंग भी कर रहा था, फिशिंग। अब फिशिंग कैसे कर पा रहा है? कॉमन सेंस की बात है ना, वार्मर क्लाइमेट हुआ, आइस पिघली तो नदियां बनी, मैरीन लाइफ भी एग्जिस्टेंस में आ गई, फिशिंग के साथ साथ अब वो डोमेस्टिकेशन भी करने लगा एनिमल्स का, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया। और ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सब चीजें आपको मिलेंगी 9000 बीसी के अराउंड से। अब कहीं 10,000 बीसी मिल जाए, कहीं 9000 बीसी मिल जाए, उसके लिए मत परेशान होइएगा। 9000, अराउंड 9000 बीसी ये सब काम जो है यहां पर स्टार्ट हो गए थे। मेसोलिथिक का फेज ही है ये ना, 10,000 बीसी से लेकर आगे बढ़ोगे। क्लियर है ये? ठीक है, तो लेटेस्ट स्टेज में डोमेस्टिकेशन भी होने लगा था एनिमल्स का। और ये जो डोमेस्टिकेशन है ये एक्चुअली आप देखोगे, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ न्यूलिथिक एज। लेकिन कुछ कुछ जगह आपको दिखने लगा कि हाँ डोमेस्टिकेशन अलाउ हो गया। सो दिस इज इंटर रिलेटेड with Neolithic age। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। अब सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर जो आपको इस फेज का लिखेगा, सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर वो है माइक्रोलिथ्स। अब माइक्रोलिथ्स का मतलब क्या है दोस्त, वो समझ लो जरा। माइक्रोलिथ्स का मतलब क्या? माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे छोटे पत्थर, एकदम वो हमको अब एग्जिस्टेंस में आते हैं। मेसोलिथिक एज वो है, ये एक स्ट्राइकिंग फीचर है जिस पे सवाल बना है कई बार कि व्हाट, मतलब वो स्ट्राइकिंग फीचर मेसोलिथिक का क्या है? माइक्रोलिथ्स। जैसे कि स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक क्या है? मिडिल पैलियोलिथिक का फ्लेक बेस्ड इंडस्ट्री। अपर पैलियोलिथिक आइस एज आने खत्म होने लगी, लास्ट फेज आइस एज का, मॉडर्न ह्यूमन सामने आया। ये सब मैंने आपको जो पॉइंटर्स बताया ना, दे आर दी स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ दैट पीरियड। उस पीरियड के वो स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं जो आपको लिखने हैं अपने नोट्स में। और उसके बाद अगर आपको कुछ पॉइंटर्स लगे जो मैंने आपको लिखे लिखाए नोट्स दिए हैं तो वहां ऐड कर लीजिए। ठीक है, माइक्रोलिथ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ठीक है ना। साइट्स कौन कौन सी है, साइट्स पे बात कर लेते हैं। आइए, जब हम साइट्स की बात करते हैं तो मैं इधर आ जाता हूं, साइट्स। चलिए देखिए, नंबर 1 हम राजस्थान की बात करेंगे, अब अगेन ये बहुत ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट इसके बाद कहीं मिलेंगी नहीं, फिर भी राजस्थान हो गया, सदर्न यूपी हो गया, सदर्न यूपी का एरिया हो गया, फिर सेंट्रल इंडिया हो गया, या ऐसे लिख लीजिए सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। अब इन सब की कुछ कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं इन साइट्स के, उसकी बात हम कर लेते हैं। चलिए यहां पर आप एक डायग्राम बना लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसको। आइए, पॉइंट ए, पहले हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की। ठीक है ना, राजस्थान की बात करेंगे तो हम बात करेंगे बागौर की। बागौर राजस्थान की एक साइट है। हम बात करेंगे आदमगढ़ की, मध्य प्रदेश की एक साइट है। नोट करिएगा पहले तो, बागौर इन राजस्थान। बागौर कहां की है? ये राजस्थान की ये साइट है, राजस्थान। ठीक है ना। फिर हम बी बात करेंगे तो आदमगढ़, ये आपकी मध्य प्रदेश की साइट है। ठीक है ना, नोट करिएगा। फिर हम बात करेंगे तो संभल की बात करेंगे, सॉल्ट लेक, सांभर, इनकी बात हमें करनी है। अब जैसे अगर हम बागौर की बात कर रहे हैं तो आप देखोगे इनहैबिटेंट सब्सिस्टेड ऑन हंटिंग एंड पैस्टोरलिज्म। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इनहैबिटेंट्स हैं, इस जगह आपको देखने को मिलेगा कि जो इनहैबिटेंट्स हैं वो पैस्टोरलिज्म और किस पे, वो एनसीईआरटी कह रहा है हंटिंग, इन पे यहां पर सरवाइव करते थे। तो हंटिंग प्लस पैस्टोरलिज्म, इन पे जो है इनहैबिटेंट जो है वो सरवाइव करते थे। क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें अगर, तो यहां पर आप देखोगे कि प्लांट कल्टीवेशन देखने को मिलता है।
प्लांट कल्टीवेशन, और ये हमें दिखता है अराउंड, आप देखोगे 6000 बीसी के आसपास, 6000 बीसी के आसपास ये हमको देखने को मिलता है प्लांट कल्टीवेशन। कैसे पता चलता है? जब हम सॉल्ट लेक की स्टडी करते हैं, सांबर में सॉल्ट लेक जो है उसकी स्टडी करते हैं, तो हमको पता चलता है कि यहाँ प्लांट कल्टीवेशन हुआ करता था। जैसे हम आदमगढ़ की बात करें, बागोर और राजस्थान मिला के आप देखोगे तो इन दोनों जगह आप देखोगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात आती है, हमको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलता है। प्लीज नोट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं हमको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के, अर्लीस्ट एविडेंस, ठीक है। और ये सब जो है ये हमारा 5000 बीसी के अराउंड हमको पता चलता है। आई होप ये टाइमलाइन अब आप फॉलो कर रहे होंगे, टाइमलाइन जरूर फॉलो करना, उससे आपके दिमाग में आइडिया बनता जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको टाइमलाइन स्टार्टिंग में समझाने में इतना समय लिया। क्लियर? तो ये हो गया आपका मेसोलिथिक एज, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन नाउ, प्लीज गिव दी हेडिंग। मेसोलिथिक एज में मेरे ख्याल से यही सब चीजें हैं और इसमें कुछ नहीं है। देन प्लीज कम, हमने आपको प्री हिस्टोरिक जो इसकी आर्ट्स है भिमबेटका के बारे में ये सब बता दिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, भिमबेटका से याद आया कि लिख लो यहां पर आप फिर भी एक बार कि मेसोलिथिक एज में आपको भिमबेटका की एक साइट मिलती है जहां पर हमें क्या मिलती है, हमें पेंटिंग्स मिलती हैं, या हम लिख सकते हैं रॉक पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स। और एक बात ध्यान रखना कि इन रॉक पेंटिंग्स पे हमको दिखते हैं एनिमल्स बने हुए, इन रॉक पेंटिंग्स पे हमको मिलते हैं ह्यूमंस बने हुए, ठीक है ना। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये मतलब इस रॉक पेंटिंग में क्या क्या दिखाया गया है कि इंसान हंटिंग करता था, हंटिंग कर रहा है एनिमल्स की, कुछ इस प्रकार की चीजें जो है वो डेवलप या दिखाई गई हैं इन पेंटिंग्स के थ्रू। क्लियर? रॉक पेंटिंग्स फ्रॉम द पैलियोलिथिक टू द मेसोलिथिक पीरियड एंड इन सम सीरीज इवन अप टू द रीसेंट टाइम्स ये मिली हैं। और देखो लिखा है इसमें, प्री हिस्टोरिक आर्ट के अंदर आप पढ़ोगे द प्लेसेस ऑफ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एजेस प्रैक्टिस पेंटिंग। तो चाहे पैलियोलिथिक की बात करें चाहे मेसोलिथिक एजेस के लोगों की बात करें तो उस वक्त पेंटिंग की प्रैक्टिस करते थे। प्री हिस्टोरिक आर्ट अपीयर्ड एट सेवरल प्लेसेस बट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज अ स्ट्राइकिंग साइट। 45 किलोमीटर दूर है भोपाल से, यहां पर हमें 500 से ज्यादा रॉक शेल्टर्स मिले हैं पेंटेड, मोर देन 500 रॉक शेल्टर्स पेंटेड हमको यहां पर मिले, 500+ रॉक शेल्टर्स हमको मिले हैं। और ये क्या है, ये आपके पेंटेड है, ये आपके पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिले, ठीक है ना। स्ट्राइकिंग फीचर है, इसको नोट कर लीजिए। तो मेसोलिथिक की जितनी भी चीजें हैं दोस्तों मैंने आपके यहां पर लिख दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन, अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूलिथिक एज में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम बात करने जा रहे हैं न्यूलिथिक एज। अच्छा, न्यूलिथिक एज की जब हम बात करने जा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखो, न्यूलिथिक एज में अब क्या हुआ, चीजें और चेंज होंगी। न्यूलिथिक का मतलब हो गया न्यू स्टोन एज। क्या मतलब हो गया? न्यू स्टोन एज, इसका यहां पर जो है वो मीनिंग हो जाता है। चलिए इस पे हम लोग यहां पर अब डिस्कस करते हैं, थोड़ी चीजें जो हमने लिखी हुई हैं वो देख लेते हैं। देखिए, एंडेड अराउंड 10,000 बीसी विद द कंक्लूजन ऑफ आइस एज, यानी पैलियोलिथिक एज जो है वो एंड हो जाती है 10,000 बीसी के आसपास, आइस एज के एंड होते ही। क्लियर? नाउ प्लेस्टोसीन एरा कोइंसाइडेड विद द पैलियोलिथिक एज एंड लास्टेड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स टू 12,000 बीसी, है ना। क्लाइमेट बिकेम वार्म एंड रेनी आफ्टर द आइस एज एंड फौना फ्लोरा एंड ह्यूमन लाइफस्टाइल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। ये सब चेंजेस जो है वो होने लगी। और ये आप एज यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पर देखिए इंसान अब पानी के अंदर जाके पानी के जानवरों की भी यहाँ पर थोड़ी सी करने की कोशिश कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, इसको बोल रहे हैं फिशिंग करना। तो आई होप ये पॉइंटर्स मैंने आपको सब बता दी और ये आपने सब पॉइंटर्स यहाँ पर लिख भी लिए हैं। हमने इसको बड़े ही वर्डिंग्स में पॉइंटर्स में लिखे हैं और बाकी मैंने आपको यहाँ पर ये नोट्स भी छोड़ दिया है ताकि आप कभी रीड करना चाहो कि उन पॉइंटर्स में लिखा क्या है तो वो आप इन नोट्स के थ्रू रीड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम मेसोलिथिक के बारे में पढ़ रहे थे तो ये सब पॉइंटर्स आ गए कि शुरू होता है 9000 बीसी के अराउंड, है ना। और ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, ये बात समझ तो आ ही रही है कि जो पैलियोलिथिक एज है और जो न्यूलिथिक एज है उसके बीच की ये एक एज है जो कि हम कह सकते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग एज है। ये देखिए, पैलियोलिथिक हो गया और ये न्यूलिथिक हो गया, इसके बीच की ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मिंग फेज है, मतलब यहां से यहां गए और यहां से फिर यहां गए, तो इनके बीच की एक ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज है, यहां पर चीजें काफी चेंज हुई थी। लेकिन अब हम बात करेंगे न्यूलिथिक एज की, तो हम देख रहे हैं न्यूलिथिक एज में क्या है, इंसान फूड प्रोड्यूसर है। यहीं तक हमको पढ़ना है बस, इस चैप्टर की और कुछ है नहीं बात, ठीक है। फिर भी यहां पर हम एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए आइए, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं।
मीजोलिथिक पीपल रिलाइड ऑन हंटिंग, बता चुका हूं क्या क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, फिशिंग भी लिखवा दिया और फूड गैदरिंग भी लिखवा दिया, कोई पॉइंट मिस नहीं किया है। आई थिंक यू विल अप्रिशिएट दिस। कमेंट्स में जानना चाहूंगा क्या आपको लग रहा है हर एक पॉइंट है ना यहाँ पर। देन लेटर मैंने क्या बताया, बाद में देखा कि वो डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं एनिमल्स का। कितनी सारी चीजें आपको ये पैराग्राफ्स में दे रखी है, मैंने आपको इसको पॉइंटर्स में करके दिए, नोट्स बना लीजिएगा एज इट इज। क्रक्स एकदम एकदम निचोड़ है एक एनसीईआरटी में का, इस चैप्टर का निचोड़। ट्रांजिशन फ्रॉम पैलियोलिथिक प्रैक्टिस टू न्यूलिथिक प्रैक्टिकल्चर, वही पॉइंट, ये ट्रांजिशन फेज है, एक इंटरमीडिएट फेज है, तो इसलिए उसको क्या बोला जा रहा है, ये एक ट्रांजिशन फेज है। कहां से, पैलियोलिथिक से न्यूलिथिक, बीच का फेज है। मार्क्ड बाय शिफ्ट इन सबसिस्टेंस लीडिंग टू एनिमल हस्बेंड्री, मैंने बताया ना, हर्डर्स हो गए थे लोग, हर्डिंग कर रहे थे, डोमेस्टिकेशन भी करने लगे थे, तो वही लिखा है कि यहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। मार्क्ड अ शिफ्ट इन सबसिस्टेंस, अब सबसिस्टेंस करने के लिए वहां ये थोड़ा चेंजेस हुए। अब खाली ऐसा नहीं था कि खाली सबसिस्टेंस की लड़ाई हो, अब यहां पर आप देखोगे लीडिंग टू एनिमल हस्बेंड्री भी यहां पर होने लगी थी। क्लियर, आगे देखिए, माइक्रोलिथ्स यानी कि स्मॉल टूल्स, माइक्रोलिथ्स, ये स्ट्राइकिंग फीचर है, मैंने आपसे कहा था, आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेसोलिथिक एज, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं यहां पर ये माइक्रोलिथ्स, छोटे 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 यहां पर पत्थर जो आपको मिल रहे हैं, दीज आर दी टाइनी टूल्स, ये टूल्स से उनके माइक्रोलिथ्स इनको यहां पर कहा जाता है। अब मेसोलिथिक साइट्स कहां कहां पर मिलती है ये भी मैंने आपको लिखा दिया, राजस्थान हो गया, सदर्न यूपी हो गया, देन यू विल फाइंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया हो गया, साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा हो गया, इन सब जगह आपको मेसोलिथिक साइट्स मिलेंगी। देन हम एक इंपॉर्टेंट मैंने साइट बागौर के बारे में आपको डिस्कस किया, और बागौर के बाद अभी आपको आगे देखना आदमगढ़ भी देखने को मिलेगा। तो बागौर के बारे में देखा, बागौर राजस्थान, यहां पर आपको माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। इनहेबिटेंट्स वो रिलाय करते थे किस पे, हंटिंग एंड पैस्टोरलिज्म पे, ये पॉइंट ही मैंने आपको यहां पर लिखा दिया है कि लोग जो है वो हंटिंग और पैस्टोरलिज्म पे यहां पर क्या रिलाय कर रहे हैं, है ना, सब चीजें मैंने लिखा दी, हर एक चीज। फिर देखिए आगे, बागौर के बारे में बता दिया मैंने आपको, राजस्थान, फिर मैंने आपको आदमगढ़ के बारे में बता दिया, मध्य प्रदेश, फिर हमने सांभर राजस्थान के बारे में यहां पर डिस्कस कर लिया। देखो यहां 7000 बीसी 6000 बीसी लिखा है, मैंने 6000 बीसी लिखा था, डोंट वरी अबाउट इट, सेम चीजें यहां पर लिखी हैं। इस जगह आदमगढ़ में एनिमल डोमेस्टिकेशन, बागौर में एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं बागौर बागौर कब ऑक्यूपाई किया गया लोगों के द्वारा, 5000 बीसी के अराउंड, आप देखो 5000 ईयर्स फ्रॉम द 5th मिलेनियम बीसी, ऑक्यूपाइड फॉर 5000 ईयर्स, 5000 सालों तक ऑक्यूपाई रखा। ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होता है। तो आई होप ये तीनों जो साइट्स हैं मेसोलिथिक की, वो यहां पर आपको तीनों पॉइंट्स यहां पर एकदम क्लियर हुए होंगे। जब मैंने बताया ना स्टडी रिवील, स्टडी हुई, स्टडी से पता चला हमको सांभर के बारे में। नेक्स्ट, अब आर्ट्स क्या थी, आर्ट क्या है इस ओल्ड स्टेनोज की, पैलियोलिथिक से बात करें अगर हम मेसोलिथिक आर्ट की, तो यहां पर हमको बहुत सारे पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं, लेकिन भिम्बेटका के बारे में स्पेसिफिक चीजें दे रखी हैं। पीपल इन पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एजेस प्रैक्टिस पेंटिंग, बताया मैंने आपको, बट मैंने बताया कि इंपॉर्टेंटली आप देखोगे कि इन पेंटिंग्स में, मैनी पेंटिंग्स में क्या बर्ड्स दिखाई गई हैं, एनिमल्स दिखाए गए हैं, ह्यूमन बींग्स दिखाए गए हैं, है ना, और उसमें शो क्या किया गया है कि एनिमल्स की हंटिंग हो रही है और लोग हंटिंग कर रहे हैं, काहे के लिए, सबसिस्टेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए, ये पेंटिंग्स में दिखाया गया। पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट कर रही है कि उस वक्त की क्या इकोनॉमी रही होगी, क्या सिनारियो रहा होगा, ये इस चीज को यहां पर बताया गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट, नाउ भिम्बेटका, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। ये चित्र बड़ा ही विचित्र है ना, बड़ा ही आपको अच्छा देखने को लग रहा होगा कि आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर गेट्स दिख रहे हैं, केव्स दिख रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो भिम्बेटका है मध्य प्रदेश का, ठीक है, इज अ सिग्निफिकेंट साइट विद ओवर 500 पेंटेड रॉक्स मिलेंगे। रॉक पेंटिंग जो है वो भिम्बेटका की स्पैन फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक एज, तो अपर पैलियोलिथिक खत्म होने का एरिया और मेसोलिथिक का स्टार्टिंग, तो ये आपको उस एज की साइट यहां पर देखने को मिल रही है। नाउ पर्पस ऑफ आर्ट, अब आर्ट जो है वो बताया मैंने आपको, पर्पस क्या है, क्रक्स कर दिया मैंने आपको, ये बताना कि उस वक्त कैसे लोग जी रहे थे, हंटिंग करते थे। देखो ये लिखा हुआ है, डिपेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स मे हैव बीन मींस टू एंश्योर कंट्रोल ओवर देम, ठीक है ना, डिपेक्टिंग वाइल्ड, देखो आर्ट वाज नॉट सोनली फॉर आर्ट, ऐसा नहीं कि आर्ट खाली कर रहे हैं मजे के लिए, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दिखाने, नहीं नहीं नहीं, बट सर्व्ड प्रैक्टिकल पर्पस ऑल्सो। क्या प्रैक्टिकल पर्पस, डिपेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स, जब वाइल्ड एनिमल्स आप दिखाओगे, मे हैव बीन अ मींस, वो जरिया हो सकता है, कहेगा टू एंश्योर कंट्रोल ओवर देम, ठीक है। नेक्स्ट, हंटिंग वाज प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड जिंदा रहने का जो मेन सोर्स था
वो क्या था, वो हंटिंग था। क्या था, हंटिंग था। क्लियर। देन सम आर्ग्यू दैट आर्ट एंड रिचुअल्स हेल्प टू ओवरकम सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अब आर्ट या फिर रिचुअल्स हैं, इससे क्या होगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट दूर हो सकते हैं, ठीक है। बट दिस में नॉट अप्लाई टू अपर पैलियोलिथिक सोसाइटी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये अपर पैलियोलिथिक की सोसाइटी रही होगी उस वक्त की, उस पर अप्लाई किया। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर पर्पस आर्ट के जो है यहाँ पर बताए गए। अब हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वहां पर किस प्रकार के आप देखिए एनिमल्स दिखाए गए इनके, ठीक है ना। इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन एनिमल पेंटिंग बिकम्स कन्वेंशनल। अब ये पॉइंट आपके 1999 के एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, ठीक है ना। एनिमल्स जो डिपिक्ट किए गए हैं ऑन हड़प्पन सील्स डिस्पाइट द सोसाइटीज रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, है ना। तो इस प्रकार के आपको हड़प्पन के सील पे एनिमल्स दिखेंगे। तो ये पॉइंट एक्चुअली ये चीज आर्ट एंड हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट आपके इस 1999 के एडिशन में यहाँ पर नहीं है, अभी आप छोड़ सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। तो ये भी आपके पॉइंट्स अभी इसमें 1999 के एडिशन में नहीं है, लेकिन एक क्रक्स में बता देता हूं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इंसान कैसे रह रहा था, ये मैं आपको क्रक्स जरूर करना चाहता हूं। देखो, इंसान रह रहा था बैंड्स में, ये चीज फॉर्म करते थे लोग। और बैंड्स का मतलब होता ग्रुप्स, 20-25 लोगों का ग्रुप होता था। जैसे मान लीजिए मछली मारने जाना है तो उसके लिए ग्रुप बना हुआ है, कोई पर्टिकुलर टास्क है उसके लिए ग्रुप बनाते थे। तो लोग जो है बैंड्स में रहते थे, ठीक है ना, बैंड्स में रहते थे, ठीक है। ये चीज यहां पर बोली गई है, देखिए, ठीक है। देखिए, तो प्री हिस्टोरिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स अनक्लियर, कि पहले के टाइम पे किस प्रकार के सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे वो बहुत साफ पता नहीं चलते हैं। अनसर्टेन इफ दे लिव्ड इन बैंड और प्री बैंड सोसाइटी, ये भी सर्टेन नहीं है कि वो बैंड्स में रहते थे या प्री बैंड सोसाइटी में रहते थे। बैंड्स फॉर्म करते थे मतलब एक उसमें 20 से 25 लोग इंडिविजुअल्स होते थे, ये अलायंसेस बनता था, है ना। ये ग्रुप साइज जो होता था उसको लिमिट रखते थे 500 तक, ठीक है। तो लिखा है पॉसिबल लाइंस बिटवीन बैंड्स फॉर म्यूचुअल एड, म्यूचुअल हेल्प के लिए, इसलिए वो बैंड्स बनाते थे, ग्रुप बनाते थे विद ग्रुप साइज लिमिटेड टू अप्रोक्सीमेटली 500। रिचुअल्स में हैव रैटिफाइड सच अलायंसेस। और ऐसे अलायंसेस को अगर हमें पुख्ता करना है तो उसके लिए रिचुअल्स किए जा सकते होंगे, कि पहले के लोग रिचुअल्स करते रहे होंगे, है ना, कि इससे भैया ये हमारा अलायंस बन गया है, इस प्रकार के रिचुअल्स रहे होंगे। तो ये चीज है, ये हमारे सोसाइटी के बारे में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस चैप्टर में यहाँ पर नहीं दिया है। जैसे फिर कहा गया कि बैंड जो है वो क्लैंस में रहते होंगे, क्लैन मेंबर प्रैक्टिस मैरिज आउटसाइड देयर ओन क्लैन। तो ये सब अभी पोर्शन आपके 1999 के एडिशन में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ क्लैन स्ट्रक्चर क्या था, बैंड जो थे इवॉल्व इनटू, अभी जो बैंड्स हैं वो इवॉल्व हो गए ग्रुप्स में, कॉल्ड क्लैंस। न्यूलिथिक एज में आप उसको क्या बोलोगे, क्लैंस बोलोगे, कि लोग जो है अब बैंड्स की जगह क्लैंस में रह रहे हैं। क्लैन मेंबर्स प्रैक्टिस्ड मैरिज आउटसाइड देयर ओन क्लैन। अब यहां पर लोग जो है अपने क्लैन के बाहर भी यहां शादी करने लग गए। बैंड्स मेंटेन म्यूचुअल एड रिलेशन, लेकिन बैंड्स की बात करेंगे तो वो एक म्यूचुअल हेल्प करेंगे एक दूसरे की इन टर्म्स इन टाइम्स ऑफ नीड्स। ये चीज वो लोग यहां पर बोल के रखते थे, ठीक है। अब ऑक्यूपेशनल बेसिस क्या था, अपर पैलियोलिथिक सोसाइटी जो है वो हंटिंग करती थी, बार बार बता चुका हूं, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। अलग अलग स्लाइड्स बनी हुई हैं, कभी आपको क्वेश्चन आ गया कि ऑक्यूपेशनल बेसिस या कोऑपरेशन कैसे करते थे लोग सोसाइटी में, तो भैया देखो अपर पैलियोलिथिक सोसाइटी जो है वो हंटिंग करती थी। हम बैंड मेंबर्स की बात करें तो दे शेयर्ड द बेनिफिट्स ऑफ दीज ऑक्यूपेशंस। अब अगर लोग बैंड्स में रह रहे थे पहले के टाइम पे, है ना, एक ग्रुप में रह रहे हैं, तो जो भी बेनिफिट मिला, जो भी हंटिंग करी, उसको मिल बांट के खा लेंगे, ठीक है ना। तो बेनिफिट सब लोग शेयर करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स एंड लार्जर ग्रुप्स पॉसिबली फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का भी इस्तेमाल हो रहा था, कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ये सब पॉइंटर्स अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी 1999 के एडिशन में यहां पर ये नहीं है। एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अपने लास्ट पोर्शन की, दैट इज द न्यूलिथिक एज। अब न्यूलिथिक एज में दोस्तों आप देखोगे तो एक बात समझ में आ रही है कि भाई इंसान अब फूड प्रोड्यूसर हो गया था। इंसान क्या हो गया था, फूड प्रोड्यूस कर रहा था। यहां की भी डेट्स आप देखोगे तो 9000 बीसी के आसपास से इसकी स्टार्टिंग मान ली जाती है, क्योंकि मीसोलिथिक क्या है, एक ट्रांजिशन फेज है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यहां से ट्रांजिशन खत्म हो गया या यहीं से ट्रांजिशन शुरू हुआ, है ना। तो नियोलिथिक की बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपको मीसोलिथिक के अंदर भी देखने को मिलेंगी, और मीसोलिथिक की बहुत सारी चीजें जो मीसोलिथिक का बोल रहे हैं हो सकता है वो आपको न्यूलिथिक में मिलेंगी। क्लियर। तो चलिए न्यूलिथिक में लिख लीजिए न्यू स्टोन एज, प्लीज गिव द हेडिंग न्यूलिथिक, लिख लीजिएगा नियोलिथिक एज, और न्यूलिथिक एज के नीचे लिख लीजिए न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। क्लियर।
ठीक है, नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। अब जैसे मैंने बताया कि जो न्यूलिथिक लोग थे वो क्या थे, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, फूड गैदरर थे। नंबर 1 क्या है वो, फूड गैदरर, सॉरी फूड प्रोड्यूसर। फूड प्रोड्यूसर, आपको इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ओनली न्यूलिथिक सेटलमेंट जो है वो 7000 बीसी के अराउंड मिलता है मेहरगढ़ में, बालूचिस्तान, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान की बात करेंगे, अब एक प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां पर मिलता है। इसको लिख लीजिएगा, ओनली न्यूलिथिक सेटलमेंट, ओनली न्यूलिथिक सेटलमेंट जो आपको मिलता है वो देखने को मिलेगा 7000 बीसी के अराउंड। कहां पर, मेहरगढ़। मेहरगढ़, और मेहरगढ़ मतलब बालूचिस्तान, बालूचिस्तान प्रोविंस इन पाकिस्तान। क्लियर, नोट कर लीजिए। पॉइंटर्स अगेन लिखा रहा हूं जो एनसीईआरटी में है, मेन पॉइंटर्स, ठीक है। अब ये जो आपको साइट्स हैं वो कहां कहां मिली हैं, पहले तो वो पॉइंट्स पे आ जाइए। अगेन इंपॉर्टेंट साइट्स। अब साइट्स में हम लोग यहां पर 4 चीजों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, फर्स्ट, कहां कहां न्यूलिथिक साइट, मैंने बताया ना ओनली न्यूलिथिक सेटलमेंट आपको यहां मिले हैं। अब देखिए कहां कहां मिले हैं, नोट करिएगा। विंध्यास के नॉर्थ में मिले हैं 5000 बीसी के अराउंड। नॉर्दर्न स्पर्स, स्पर्स मतलब जस्ट ऊपर जाओगे, ऑफ विंध्यास, यहां पर आपको देखने को मिले हैं, ठीक है, 5000 बीसी के अराउंड। देन नंबर टू नोट करिएगा, साउथ इंडिया में, नोट करिएगा साउथ इंडिया की बात करेंगे तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखोगे नंबर 3, सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, यहां भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा है, इन दी वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट द न्यू स्टोन एज बिगैन इन 9000 बीसी। वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में द ओनली न्यूलिथिक सेटलमेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट्रीब्यूटेड टू द 7000 बीसी लाइज इन मेहरगढ़। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करेंगे अगर हम लोग, ओनली न्यूलिथिक सेटलमेंट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वो आपकी मेहरगढ़। आगे क्या लिखा है देखिए जरा, लिखा हुआ है some Neolithic sites found on the northern spurs of Vindhyas are considered as old as 5000 BC। ठीक है, पॉइंट आपको मैंने मेंशन करा दिया। पर जनरली न्यूलिथिक सेटलमेंट्स फाउंड इन साउथ इंडिया आर नॉट ओल्डर देन 250 to 2500 बीसी। तो साउथ इंडिया में मिल रहा है वो 2500 बीसी से पुराना नहीं है। अब देख रहे हो आप कहां आ गए, हम कहां की बात कर रहे थे, लैक्स में चल रहे थे, थाउजेंड में चल रहे थे, मिलियन ईयर्स अगो, और हम कहां तक की बात कर रहे हैं न्यूलिथिक एज में, क्योंकि हम 9000 बीसी के बहुत क्लोज आ गए, है ना। और याद करिए 1000 बीसी बताया मैंने आपको, 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी होने वाली है। आगे की इंफॉर्मेशन पता है ना, 1000 बीसी आयरन की डिस्कवरी, उससे पहले हड़प्पा, फिर वैदिक पीरियड, बीच में आयरन की डिस्कवरी, पोस्ट वैदिक पीरियड। तो आप कितना क्लोज अब हड़प्पा के पहुंच रहे हो, समझ में आ रहा है, इतिहास का टाइमलाइन समझ में आया। इसलिए इसको ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यही फाउंडेशन है, बेसिक्स, यही बेसिक फाउंडेशन है जो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर यहां पर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, टूल्स कौन से यहां पर इस्तेमाल हुए उसको भी लिख लीजिए एक बार। टूल्स की बात करेंगे तो पॉलिश्ड स्टोन्स यूज करे जाते थे, पॉलिश्ड स्टोन्स, पॉलिश्ड स्टोन्स, जो एक्सेस होती थी बड़ी पॉलिश्ड होती थी, ठीक है ना, पॉलिश्ड स्टोन्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक लाइन और आती है अबाउट दी लेजेंड परशुराम, जो एक्स विल्डिंग हीरो कहा जाता है, ठीक है, आई एम सॉरी, लिखा है द पीपल ऑफ दिस एज यूज टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स ऑफ पॉलिश स्टोन। पॉलिश स्टोन के यूज करते थे, दे पर्टिकुलरली यूज स्टोन एक्सेस। तो पॉलिश स्टोन्स में क्या यूज हो रहे हैं, स्टोन एक्सेस को यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, नोट करते जाइएगा, स्टोन एक्सेस को यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए और चीजें क्या है, यहां पर आगे एक नाम आता है, दिस कटिंग टूल वॉज पुट टू वेरियस यूजेस बाय द पीपल एंड इन एशियंट टाइम्स लेजेंड परशुराम बिकेम एन इंपॉर्टेंट एक्स विल्डिंग हीरो। तो ये नाम यहां पर आता है इंपॉर्टेंट कि भाई
ये एक्स बिल्डिंग, एक्स बनाने वाला एकदम बिल्डिंग हीरो निकल के आते हैं, एक्स बिल्डिंग हीरो। क्लियर? क्लियर है? इस पॉइंट को भी यहां पर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है यहां तक बात? चलिए नाउ अब हम न्यूलिथिक सेटलमेंट्स की बात करेंगे कि न्यूलिथिक सेटलमेंट्स कहां कहां पर हुए थे। तीन कैटेगराइजेशन में इनको करना है, प्लीज लिख लीजिए। नियोलिथिक सेटलमेंट्स, चलिए तीन इंपॉर्टेंट प्लेसेस नोट करिएगा। पहले लिखिएगा नॉर्थ वेस्टर्न, पहले लिखिएगा नॉर्थ वेस्टर्न, नोट नोट करिए। फिर लिखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न, और फिर लिखिएगा सदर्न। अब जरा लिख लीजिए, बताता हूं कि क्या मतलब है, कैसे क्लासिफिकेशन होगा बताता हूं। अभी तो आप बस लिख लीजिए, इन तीनों पॉइंटर्स को लिख लीजिए। न्यूलिथिक सेटलमेंट्स, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न, ये तीनों लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। अब यहां जो बातें होंगी वो बेसिकली होंगी अबाउट द टूल्स। अब जो न्यूलिथिक टूल्स थे वो कैसे कैसे मिल रहा है, जैसे आपको मिलेगा कि ये जो फेज है नॉर्थ वेस्टर्न का जो एरिया है, यहां पर आपको रेक्टेंगुलर एक्सिस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर एक्सिस विद कर्व्ड कटिंग एज, नोट करिएगा। रेक्टेंगुलर एक्सिस, रेक्टेंगुलर, अभी दिखाऊंगा आगे सब लिखा होगा। रेक्टेंगुलर एक्सिस विद कर्व्ड कटिंग एज, विद कर्व्ड कटिंग एज, फर्स्ट पॉइंट। एक्सिस रेक्टेंगुलर शेप में है और जो एजेस हैं वो कर्व्ड कटिंग एज, मतलब धारदार तो हैं लेकिन कर्व्ड आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको इसका पिक्चर भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। जब हम ईस्टर्न में आते हैं तो यहां पर पॉलिश्ड स्टोन एक्सिस विद रेक्टेंगुलर बट, पॉलिश्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस with polished rectangular axis या polished not rectangular stone axis, not rectangular, ये तो यहां स्टोन रेक्टेंगल हो चुका। पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस मिलते हैं, पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस मिलते हैं विद रेक्टेंगुलर बट, ठीक है ना। इनका फीचर कैसे, बट जो है वो रेक्टेंगुलर मिलेगा, ये कि यहां पर इनका स्ट्राइकिंग फीचर पॉलिश्ड होते हैं, ये बताया जाएगा। सदन की बात करेंगे तो एक्सिस विद ओवल साइड्स एंड पॉइंटेड बट, यहां पर एक्सिस कैसे मिल रहे हैं, एक्सिस विद ओवल साइड्स मिलेंगी, ओवल साइड्स विद पॉइंटेड बट। अभी चित्र भी आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है? पहले तो ये नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे जो हमको मेन डिस्कस करना है, जो हमारा इन दोनों का डिस्कशन इतना मेन नहीं होगा, जो हमारा मेन डिस्कशन है वो नॉर्थ वेस्टर्न पे होगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न पे हम यहां पर डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट साइट जिसको बोलते हैं बुर्जगाम, बुर्जाहोम, कश्मीर की साइट है, और एक हम डिस्कस करेंगे गुफकराल, नोट कर लीजिए। इन दोनों साइट्स को यहां पर हमें डिस्कस करना है, बुर्जाहोम और गुफकराल, ठीक है। नाउ प्लीज गिव द हेडिंग कश्मीर न्यूलिथिक साइट या न्यूलिथिक कल्चर या नॉर्थ वेस्टर्न लिख लीजिए। पहले तो आप लिखिएगा नॉर्थ वेस्टर्न। अब इस नॉर्थ वेस्टर्न में आप देखोगे तो आपको एक्चुअली एक कश्मीरी कल्चर देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं कश्मीरी न्यूलिथिक कल्चर, नोट करिएगा। क्या मिल रहा है, कश्मीरी नियोलिथिक कल्चर। अब कैसे यहां पर डिफरेंस था, चित्र भी दिखाऊंगा आपको कैसे डिफरेंस था। जैसे यहां पर आपको मिलेगा कि लोग जो है वो डिवेलिंग पिट्स में रह रहे हैं, ठीक है ना, डेवलपिंग गड्ढों में, ड्वेलिंग पिट्स में रह रहे हैं, ठीक है ना। लोग जो है सेरामिक, ये सब चीजें यहां पर मिल रही हैं, ठीक है। स्टोन
एंड बोन टूल्स, ये भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये मैं क्या बता रहा हूं, न्यूलिथिक कल्चर है और कश्मीर के रीजन में मिल रहा है। कश्मीर के रीजन में जो लोग रह रहे थे इस न्यूलिथिक कल्चर के टाइम पे, न्यूलिथिक पीरियड नॉर्थ वेस्टर्न में, तो ये कश्मीरी न्यूलिथिक कल्चर कहा गया। यहां पर लोग पिट्स में रहते हैं, गड्ढों में रह रहे हैं, डेवलपिंग पिट, ड्वेलिंग पिट्स में। सेरामिक एंड स्टोन बोन एंड बोल टूल्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और इस एरिया में कंप्लीट एब्सेंस मिलता है माइक्रोलिथ्स का। यह बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है, कंप्लीट एब्सेंस। देखे ना कि आपको एक आध जगह ही मिल जाता तो आप कहते थे कि हाँ भैया ये न्यूलिथिक की साइड में कुछ मीजोलिथिक भी मिल रहा है, लेकिन इस जगह पे कश्मीरी न्यूलिथिक कल्चर में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स। ये जरूर लिख लीजिएगा। एनसीईआरटी के प्रीलिम्स में, सॉरी यूपीएससी के प्रीलिम्स, सीएससी प्रीलिम्स में ऐसी लाइनें डायरेक्टली आपको उठ के आ जाती है, देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां पर जो कश्मीरी न्यूलिथिक कल्चर है, यहां पर आप देखोगे दे नॉट ओनली यूज्ड पॉलिश टूल्स बट आल्सो टूल्स एंड वेपन्स मेड अप ऑफ बोन। मैंने बताया ना आपको कि ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको सिर्फ पॉलिश टूल्स मिल रहे हैं, क्योंकि न्यूलिथिक कल्चर क्या है, पॉलिश टूल्स वाला। ठीक है, पॉलिश टूल्स तो मिल ही रहे हैं, प्लस टूल्स मेड अप ऑफ बोन, ये आपको जरूर मिले। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर फिर से हो गया यहां का। ठीक है ना। अच्छा, एक जगह और है जहां पर आपको बोन टूल्स मिलते हैं इंडिया में, एक जगह और है। इसके अलावा आप देखोगे यहां पर अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया ऑफ, ऐसे बुरज़होम की बात करें या कश्मीर न्यूलिथिक कल्चर की बात करें, एक जगह और है, इसको पहले आप यहां लिख लीजिए चाहे, एंड दैट इज चिरांद। यहां पर आपको बोन टूल्स मिलते हैं, यहां से हमको बोन टूल्स यहां से मिले, नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पटना से ये 40 किलोमीटर से पड़ता है ना, 40 किलोमीटर के आसपास लिखिएगा, पटना से पड़ता है 40 किलोमीटर फ्रॉम पटना। और यहां पर सेटलमेंट कैसे हुआ लाइफ का, यहां कैसे बिहार में सेटलमेंट कैसे हुआ, सेटलमेंट यहां पॉसिबल ऐसे हुआ, सेटलमेंट यहां पर जो पॉसिबल है वो ऐसे हुआ क्योंकि यहां पर आपको 4 नदियां मिलेंगी। जैसे आपको मिलेगी गंगा, गंडक, घग्गर, सोन नदी, सोन नॉट सोहन, सोन। ये 4 नदियों का यहां पर आपको मिलेगा, ज्वाइनिंग होती है, गंगा, सोन, गंडक और घग्गर। घाघरा ना घग्गर, वो आपको अलग मिलेगी, ऐसे लिख लीजिए आप इसको। और सोन की स्पेलिंग ऐसे लिख लीजिए, एनसीईआरटी बोल रहा है। क्लियर? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमको यहां पर इतना लिखना है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं 3 ग्रुप ऐसे साइट्स आती हैं जहां पर हम देखेंगे कि लोग न्यूलिथिक कल्चर में रह रहे थे, उनकी यहां पर हम डिस्कशंस जो हैं वो करेंगे। ठीक है, कैसे डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं। यहां पर देखिए जरा, चलिए हम यहां पर देख रहे हैं न्यूलिथिक कल्चर का। न्यूलिथिक कल्चर अलग अलग ग्रुप्स में यहां पर लोग रहते हैं। ठीक है ना, पहला आइए, जब हम पहला देख रहे हैं तो यहां पर हम बात करने जा रहे थे बुरज़होम और बात करने जा रहे थे हम गुफकराल की। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड की जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं साउथ ऑफ द रिवर गोदावरी लोग रहते हैं, साउथ इंडिया, साउथ ऑफ रिवर गोदावरी, यहां पर लोग रहे। एंड थर्ड पॉइंट जो हमको यहां पर देखना है, जहां पर लोगों का सेटलमेंट हमको देखने को मिलता है, वो है हिल्स ऑफ असम। हिल्स ऑफ असम, अब मैं आपको इन तीनों के बारे में यहां पर बताऊंगा। देखो, बुरज़होम की बात करें, गुफकराल की बात करें, या फिर साउथ इंडिया की रिवर की बात, साउथ इंडिया की बात करें या असम की बात करें, इन सब की डिस्कशन यहां पर हमें करने हैं। तो देखिए, हम बुरज़होम की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ प्लेस ऑफ बर्च। और यहां पर जो लोग हैं वो लेक साइड रहा करते थे, पिट्स में।
हंटिंग करते थे और फिशिंग करते थे। ठीक है ना, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्रक्स में लिख लेने हैं जब हम बात कर रहे हैं बुर्जोहोम की। ठीक है ना, पहले बुर्जोहोम में लिख लीजिए। मीन क्या है, इसका मतलब क्या है, प्लेस ऑफ बर्ज, इसका मतलब है। ठीक है ना, फर्स्ट अब देखिए क्या कर रहे हैं लोग यहां पर, ये रह रहे हैं पीपल सेटल्ड लेक साइड, लेक साइड इन पिट्स, लोग जो है वो रह रहे हैं, बताया था ड्वेलिंग कर रहे हैं, हमने पहले ही फीचर देख लिया था। तो लेक साइड, लिव्ड इन, लेक साइड, लिव्ड इन, ऐसे लिख लीजिए, लिव्ड इन, लिव्ड इन लेक साइड पिट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हंटिंग, हंटिंग ये कर रहे हैं, हंटिंग करते थे और क्या कर रहे थे, एंड फिशिंग भी यहां पर आपको देखने को मिलती है, हंटिंग एंड फिशिंग यहां पर आपको देखने को मिलेगी। गुफकराल की बात करेंगे तो गुफकराल का मतलब क्या होता है, केव ऑफ पॉटर, क्या मतलब हुआ, केव ऑफ पॉटर। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां डोमेस्टिकेशन होता है एनिमल्स का, डोमेस्टिकेशन हो रहा है किसका, ऑफ एनिमल्स, आपको यहां पर देखने को दोस्तों मिलेगा। नोट कर लिया जाए, नोट कर लिया जाए। ठीक है ना, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो हमें प्रैक्टिस जो जाननी है, वो ये कि यहां पर प्रैक्टिस होती थी एग्रीकल्चर की। ओ भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। बुर्जहाम में एक दो पॉइंट और बचे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर कोर्स ग्रे पॉटरी होती थी, लिखिएगा यहां पर आपको कोर्स ग्रे पॉटरी देखने को मिलेगा, एक ये बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है, सब स्ट्राइकिंग फीचर लिखा रहा हूं आपको। और प्लस यहां पर भी डोमेस्टिकेशन हो रहा था, डोमेस्टिकेशन, और किसका डोमेस्टिकेशन होता था, डॉग्स का। कैसे पता चलता है, हाउ, ये पता चलता है डॉग्स बरीड विद मास्टर, डॉग्स बरीड विद मास्टर, डॉग्स को उनके मालिक के साथ दफना दिया जाता था, इस तरह से हमको पता चलता है। तो बुर्जहाम की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अर्लीस्ट जो डेट्स हैं बुर्जहाम की जो है वो 2700 बीसी के आसपास चीजें हमको यहां पर इससे पता चलती है। अच्छा ये जो डॉग्स बरीड विद मास्टर वाला बात है, डॉग्स को बरी कर रहे हैं, ये कहीं और आपको प्रैक्टिस करने को देखने को नहीं मिलता है। फिर हम ग्रुप 2 की बात करेंगे, ये लोग कहां रह रहे थे, साउथ इंडिया वाले, यस प्लीज। ये आप देखोगे सो देवर बेसिकली, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, यस ये लोग रह रहे थे लिव्ड ऑन टॉप ऑफ ग्रेनाइट हिल, ऑन टॉप ऑफ ग्रेनाइट हिल, ये लोग यहां पर रहा करते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगेन अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फायर बेक्ड अर्थन स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, फायर बेक्ड अर्थन, क्या चीज, अर्थन फिगर्स। और ये चीज ये बताते हैं कि कैटल को यहां पर रखा जाता था, कैटल्स को यहां पर रखा जाता था, डोमेस्टिकेट किया जाता था, वो कोट, शीप, ये सब चीजें यहां पर होती थी। सजेस्ट दैट दे कीप लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स, कैटल्स केप्ट, शीप, गोट, ठीक है ना। अगेन ये सब पॉइंटर्स है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद इनके पास रबिंग स्टोन क्वन्स होते थे, क्या मतलब है सर इसका, रबिंग स्टोन क्वन्स, इसका मतलब ये है, आपने देखा होगा कि गांव में बहुत पहले, अभी बहुत सारी जगह आप देखोगे चक्की, आटा पीसने का वो पत्थर होता है ना, एक पत्थर बड़ा सा होता है, उसके बीच में छेद होता है और उसमें फिर एक ऐसे रॉड पड़ा होता है और उसके ऊपर एक पत्थर होता है ऐसे करके, और फिर ये नीचे बीच यहां से डाले जाते हैं अनाज उसमें, और ये ऐसे ऐसे चलाया जाता है, तो जो गेहूं है पिस जाता है ना, ऐसे देखा होगा आपने। तो मतलब रबिंग स्टोन क्वन से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि उस वक्त के लोगों को आर्ट पता थी ऑफ प्रोड्यूसिंग सीरियल्स, ठीक है ना। इंडिकेट्स people know the art of producing stones, producing people know the art of producing क्या, cereals, क्लियर, ठीक है। क्लियर,
इज इट ओके? रविंग स्टोन क्वार्ट्ज। चलिए हिल्स ऑफ आसाम की बात करते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये हिल्स ऑफ आसाम की बात करें, गारो हिल्स ऑफ मेघालय की बात करें, नॉर्थ ऑफ सब सब जगह आपको मिलते हैं, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, यहाँ पर भी लोग रह रहे थे, है ना। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अराउंड यहाँ पर भी आपको मिलते हैं, न्यूलिथिक साइट्स मिलती हैं, और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अराउंड जो मिलती है वो इंडिकेट करती है, यहाँ पर पता चलता है कल्टीवेशन और राइस कल्टीवेशन के बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम हिल्स ऑफ आसाम की बात करें, यहाँ हम गारो की हिल्स की बात करें, ठीक है ना, इसके अलावा हम विंध्यास की बात करें, ठीक है ना, या प्लस हम इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इलाहाबाद अब तो प्रयाग हो गया लेकिन एनसीईआरटीज में इलाहाबाद आता है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, पुरानी ओल्ड एनसीईआरटीज, ठीक है ना। तो यहां पर जो है राइस कल्टीवेशन के बारे में हमको पता चलता है, राइस कल्टीवेशन, क्लियर, ठीक है। एनसीईआरटीज में मेरे ख्याल से यहां तक पूरा ही कवर हो गया है, कुछ पॉइंटर्स बचे हैं, चलिए उसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं, कुछ और साइट्स होंगी, तो अभी आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं हमने क्या कवर कर लिया। हमने देख लिया अर्लियर रूरल सेटलमेंट्स बालूचिस्तान में कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया अबाउट दी मेसोलिथिक एज शुरू होती है 9000 बीसी से। मैंने आपको मेहरगढ़ के बारे में बताया, ओनली नॉन न्यूलिथिक सेटलमेंट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये बालूचिस्तान में है और सिचुएटेड है ऑन दी बैंक ऑफ बोलन रिवर। ये देखो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल गया, इसको यहां पर नोट कर लेना, जो मैंने लिखाया है उसके बगल में इसको नोट कर लेना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला कि बोलन रिवर पे आपको ये मिलेगा, क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया न्यूलिथिक पीपल जो मेहरगढ़ में थे, दे प्रोड्यूस्ड व्हीट एंड बार्ले, ये लिख लीजिए इंपॉर्टेंट है कि जो जब पहला एविडेंस मिल रहा है हमको मेहरगढ़ के बारे में, न्यूलिथिक साइट जो पहली मिल रही है, तो वहां पर हमको व्हीट एंड बार्ले मिल रहा है, ठीक है ना। मैंने बताया कि डोमेस्टिकेशन होता था, कैटल्स की जानकारी थी, तो कैटल रियरिंग हो रही है जो एग्रीकल्चर सपोर्ट कर रहा था, ग्रीनरीज बनाई गई ताकि वहां पर सीरियल्स इन सबको रखा जाए, बताया ना मैंने कि दे नो दी आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सीरियल्स, वो सब पता था। अब सीरियल्स प्रोड्यूस कर रहे हो आप, तो ऑब्वियसली आपको ग्रीनरीज बनानी पड़ेंगी जहां पर उसको आप स्टोर कर सको, ठीक है ना। न्यूलिथिक एक्सपेंशन पॉटरी की बात करेंगे तो 45, देखो अब ये पॉटरी की बात करते हैं, 4500 से लेकर 3500 बीसी की बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ फ्रॉम कोच्चि से लेकर इंडस प्लेन तक, नीचे से लेकर ऊपर तक आप देखोगे तो न्यूलिथिक फेज में यहां पर हमें क्या मिलता है, हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। प्रोग्रेस इन पॉटरी, इंट्रोडक्शन टू पॉटर्स व्हील, ठीक है ना, प्रोग्रेस इन पॉटरी, पॉटरी में काफी डेवलपमेंट हुआ, पॉटर का व्हील जो है उसमें डिफरेंसेस आए, बेटर होता चला गया, पॉट्स जल्दी बनने लगे, मल्टीप्लाइड हुए, स्टार्टेड बीइंग पेंटेड, पॉट्स पे पेंटिंग करना शुरू कर दी गई, डिजाइन आना स्टार्ट हो गया, है ना। 47 लेटर न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इन द ड्राइड बेसिन ऑफ हाकड़ा, इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है वहां पर हमको 47, अब वो नंबर्स है, डेटा है खाली, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है समझने वाला, 47 न्यूलिथिक साइट्स मिलती हैं। और भी देखो यहाँ पर साइट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया विंध्यास हो गई, ठीक है ना, फिर और हो गया सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया हो गया, ये सब मैंने आपको बताया कितनी कितनी लेट आपको यहाँ पर साइट्स मिल रही हैं, ये सब मैंने आपको क्रक्स में लिखाया, ठीक है। न्यूलिथिक टूल्स की बात करेंगे तो पीपल यहाँ पर पॉलिश टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पहली बार में लिखा दिया मैंने कि न्यूलिथिक में आपको पॉलिश टूल्स मिलेंगे, स्टोन एक्सेस मिल रहे हैं, पॉलिश टूल्स में, पॉलिश स्टोन टूल्स में क्या मिल रहे हैं, स्टोन एक्सेस, सब लिखाया हुआ है दोस्त, कभी ये मत कहना कि नहीं लिखाया, ये देखो, ये देखो और टूल्स में लिखाए हुए ना, ये देखो कि टूल्स मिल रहे हैं, तो वो पॉलिश स्टोन से कौन से, स्टोन एक्सेस खास तौर से ये लिखाए हुए हैं, ठीक है, यस। और देखिए अब ये भी पॉइंट आ गया, देखिए परशुराम अ लेजेंडरी एक्स विल्डिंग हीरो, यहां पर सामने पता चलता है हमको इनके बारे में, है ना। एक्स बनाने का ये देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पर एक्सेस को बनाया गया है, ये देखिए आप अलग अलग डिजाइन किए गए हैं, बोन टूल्स का इस्तेमाल किया गया है, कहां से, बुरजाहोम से, और कहां से, चिरांद से, है ना, ये दोनों बताया आपको पटना के पास जो है। फिर आगे देखिए न्यूलिथिक सेटलमेंट एरियाज, नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप, अब देखो 3 ग्रुप्स के बारे में आपको बताया मैंने, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप और सदर्न ग्रुप, अभी इन तीनों के बारे में लिखवाया मैं आपको। यहां पर कैसे रेक्टेंगुलर एक्सेस मिल रही है, यहां पर पॉलिश स्टोन एक्सेस मिल रही है विद रेक्टेंगुलर बट, ये सब लिखवा चुका हूं, और यहाँ ओवल साइड्स मिल रही हैं विद पॉइंटेड बट, ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको नोट कराए हैं अच्छे तरीके से, है ना, तीनों लिखाए हैं। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पर हम कश्मीरी न्यूलिथिक कल्चर को डिस्कस कर चुके हैं, मैंने क्या कहा, वहां लोग ड्वेलिंग पिट्स में रहते थे। अब ड्वेलिंग पिट्स का मतलब क्या हो गया, देखें आप, ऊपर जमीन है और लोग गड्ढा करके नीचे जाके रह रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली अ ड्वेलिंग, आप देख सकते हैं कि इसको ड्वेलिंग पिट कहते हैं, ये आपकी क्या हो रही है, दिस इज योर ड्वेलिंग पिट,
ऐसे लोग जो है वो रह रहे थे, है ना। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। यही चीज यहां से यहां तक समझाई गई है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर बुर्ज़होम की बात आ गई। पीपल लिव्ड ऑन लेक साइडेड पिट्स, रहते थे, प्रॉब्ली हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी उनको पता थी, ठीक है। ये सब चीजें आपको लिखा चुका हूं। देन न्यूलिथिक साइट्स में हमने गुफकराल की बात करी। गुफकराल 41 किलोमीटर श्रीनगर से, यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री हो रही है और प्रैक्टिस किया जा रहा है एग्रीकल्चर, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैंने आपको बताया, देखो ये गुफकराल का साइट दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आपको बुर्ज़होम दिख रहा है श्रीनगर से, एक आपको ऊपर दिखेगा, एक आपको इधर दिख रहा है, क्लियर है। देन देखिए टूल्स एंड वेपन्स, अगेन बता दिया, पॉलिश स्टोन, फिर वही चीजें रिपीट हो रही हैं। पॉलिश स्टोन टूल्स यूज हो रहे हैं, बोन इंप्लीमेंट्स यूज हो रहे हैं। चिरान में मिली है हमको बोन टूल्स, इसके अलावा इंप्लीमेंट्स मेड ऑफ डियर एंटलर्स, ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए। डियर एंटलर्स के जो होते हैं ना, उसके हमको यहाँ टूल्स मिले हैं। लेट न्यूलिथिक सेटलमेंट्स विद 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जहां हुई है, वो भी हमको न्यूलिथिक साइट्स यहाँ पर देखने को मिली है। अब आप इनके न्यूलिथिक टूल्स देखिए कितने बेटर होते चले गए। एक्स फॉर कटिंग शेपिंग, है ना, देखिए आप एक्स ऐसी बने, आज भी आप इस प्रकार की एक्स को इस्तेमाल करते हो, है ना। ये देखो यहाँ पर किस तरह से इन्होंने एक बनाया और उसको एक्स से ठोक रहे हैं। तो ये सब मॉडर्न तरीके आज भी मॉडर्न तरीके में आज भी चलता है। सेटलमेंट स्टैब्लिशमेंट्स की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, कहाँ कहाँ, मैंने आपको बताया कि जो सदन की बात कर रहे थे हम लोग सदन में, तो देखिए लोकेटेड एट दी जंक्चर ऑफ 4 रिवर्स, गैंजीज, सोन, गंडक और घाघरा। पॉसिटी ऑफ स्टोन टूल्स, अब पॉसिटी मतलब लेस, कम यहां पर आपको स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं ड्यू टू ओपन लैंड अवेलेबिलिटी। यहां पर स्टोन टूल्स आपको कम देखने को मिलते हैं। न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया, अब ये सब बता चुके हैं, फिर से अगेन बुर्ज़होम, कोर्स गेप ग्रे पॉटरी, वही देखो अलग अलग जगह लिखा है, मैंने आपको एक ही जगह बता दिया। कोर्स गेप ग्रे पॉटरी करते थे। डोमेस्टिकेटेड डॉग्स विद देयर बरियल ऑफ डॉग्स हुआ है विद देयर मास्टर्स, यूनिक प्रैक्टिस है ये, नॉट सीन इन एनी अदर इंडियन न्यूलिथिक कल्चर्स, किसी और न्यूलिथिक कल्चर में ये प्रैक्टिस देखने को नहीं मिली। अगेन आपको ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो अर्लीस्ट डेट बुर्ज़होम की मिलती है 2700 बीसी मिलती है, जो चिरान से हमको बोन्स मिल रही हैं वो 2000 बीसी से मिल रही हैं। तो ये सब पॉइंटर्स हम लोग एक एक स्लाइड में लिख के बैठ चुका हूं मैं आपको, यहां पर ये मल्टीपल स्लाइड्स में यहां पर ये लिखा हुआ है। नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप, अभी हम नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप की बात करी थी हमने, है ना। ये मैंने आपको दिखाया, यही मैंने आपको बताया नॉर्थ वेस्टर्न के लिए, ये सब ये ऑलरेडी बना चुका हूं। देखो नॉर्थ वेस्टर्न, ये नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न। तो नॉर्थ वेस्टर्न हम लोग पढ़ रहे थे, यही सब लिखा कश्मीरी कल्चर के बारे में, ये हमने उनकी साइड डिस्कस करी, है ना, क्लियर है, सब देख चुके हैं हम लोग। नॉर्थ वेस्टर्न तो बालूचिस्तान, कश्मीर वैली, न्यूलिथिक सेटलमेंट्स, न्यूलिथिक टूल्स हमको आसाम हिल से ही मिल रहे हैं, जो हमने आसाम हिल्स देखा। न्यूलिथिक टूल्स गारो हिल से मिले हैं, मेघालय, ये सब देख चुके हैं, अगेन बता चुका हूं आपको सब। न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हमको विंध्या रेंजेस से ही मिल रहे हैं, कायमूर हिल्स, ये आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने लिखा नहीं है। कोल्डिवा एंड महागड़ा नोन फॉर राइस कल्टीवेशन इन 5th मिलेनियम बीसी, मैंने आपको इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया, ये पॉइंट भी यहां पर आप नोट कर सकते हैं। वैसे ये अभी आपको मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए। अब सिनवार, अब सब साइट्स हैं, आपको ऐसा लिख के नहीं बताया आपने, अब इसको आपको नोट करना है और उसको बार बार पढ़ना है। ये साइट्स है न्यूलिथिक साइट्स, कहाँ क्या क्या मिलता गया बस। जैसे फॉर एग्जांपल सेनुआर की बात करेंगे तो ये आपको रोहतास डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, सिग्निफिकेंट साइट इंपॉर्टेंट ये है। तारादी की बात करेंगे क्लोज टू बोधगया, ये भी बोधगया टेम्पल, ये भी नोटेबल साइट आपको मिलेगी। तारादी, सेनुआर, कोल्डिवा, महगढ़ न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूलिथिक पीपल साउथ इंडिया की बात करेंगे तो मैंने बताया कि गोदावरी नदी के नीचे साउथ में रहते थे वो लोग ग्रेनाइट हिल्स के ऊपर रहा करते थे, रिवर बैंक के प्लाट्यूज पे रहते थे, ये बता चुका हूं। ये स्टोन एक्सेस एंड ब्लेड्स को यूज करते थे, ये सब बता चुका हूं मैंने। कई जगह मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में कि हो सकता है एनसीईआरटी में कोई पॉइंट बाद में आया हो, कोई पॉइंट पहले है, मैंने आपको क्रक्स कर दिया एक ही जगह, ताकि आपको एक स्लाइड पे सब चीजें मिल जाए। तो ये कोई यहाँ अलग अलग साइड मिल रहा है, लेकिन मैंने आपको एक ही जगह बताया हुआ, ठीक है। देन केप्ट कैटल, फायर बेक्ड अर्दन पॉट्स भी मिले हैं, मैंने आपको बताया फायर बेक्ड अर्दन फिगरीन्स मिली हैं। ये क्या आइडिया देता है कि कैटल रखते थे ये लोग, है ना, ये लोग क्या रखते थे, कैटल रखते थे, ये आइडिया से ये पता चलता है हमको, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कॉर्न्स, स्टोन पॉइंट्स क्या है, वो चक्की काहे के लिए, ग्राइंडिंग कॉर्न्स ग्राइंड करने के लिए, ये मिला है। एक्वाइंटेड, इसका मतलब क्या है कि हाँ देवर एक्वाइंटेड विद सीरियल प्रोडक्शन, ये सब बता चुका हूं आपको दोस्त, क्लियर है। 850 न्यूलिथिक सेटलमेंट जो है वो साउथ इंडिया में यहाँ पर मिले हैं, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में यहाँ मिले हैं। इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन कंट्रीब्यूट टू सेटलमेंट्स। अब
क्या है, क्यों रहे, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, उसका आंसर भी बोल के जा रहा हूं, अगर पूरा लेक्चर देखोगे तो उसका आंसर टाइमलाइन में कोट कर देना। क्या क्यों रहे थे वो हिली एरियाज में? क्योंकि वहां पर वो स्टोन्स बना पाते थे, स्टोन्स उनको मिलते थे, पत्थर पहाड़ों पे स्टोन्स मिलेंगे तो क्या होगा, उसी से वो टूल्स बना पाएंगे। इसीलिए आप देखोगे अर्ली मैन जो था वो पहाड़ों से दूर नहीं रह पाता था, क्योंकि पहाड़ दूर चले गए, क्या बताया आपको, अभी जितना अगर प्लेन लैंड्स हो जाएंगी तो वहां पर आपको स्टोन नहीं मिलता है, पहाड़ों पे आपको स्टोन मिल जाएगा। इसलिए अर्ली मैन जब फर्स्ट सेटलमेंट करता है तो हिल स्लोप्स पे करता है, रिवर साइड पे करता है, प्लेन्स में नहीं करता, है ना। और एक पॉइंट मैंने बताया भी था कि वहां पर क्या था, मैंने आजकल लिख दिया था, ये पॉसिटी ऑफ टूल्स, क्यों, ड्यू टू ओपन लैंड अवेलेबिलिटी। अब ओपन लैंड है तो वहां टूल्स नहीं मिलेगा, पहाड़ है, हिली स्लोप्स है तो टूल्स मिल जाएंगे, स्टोन मिलेंगे तो टूल्स बन जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा ये सारे साइट्स के नाम लिखे हुए हैं, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल, संगकल्लू, पिकलीहल कर्नाटका में है, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट है, पिकलीहल का नाम लिख लो। पिकलीहल में यहां आप देखोगे तो इधर जो है वो लोग क्या थे, मैं बता देता हूं आपको, पिकलीहल इंपॉर्टेंट है, कैटल हर्डर्स थे लोग यहां पर, इंपॉर्टेंट है। न्यूलिथिक सेटलर्स इन पिकलीहल क्या थे, कैटल हर्डर्स थे। पीपल हेयर वेयर कैटल हर्डर्स, नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी में भी आया हुआ। इसके अलावा देखिए तक्कालकोटा, पियमपल्ली, उतनूर, ये सब साइट्स के नाम हैं जहां पर आपको ये सब न्यूलिथिक साइट्स है जो इंडिया में यहां मिल रही है। न्यूलिथिक फेज इन साउथ इंडिया की बात करेंगे तो 2400 से लेकर 1000 बीसी तक। अब 1000 बीसी आ रहे हैं हम लोग, जहां पर आयरन की खोज होने लग जाएगी, ठीक है ना। देन पिकलीहल सेटलर, लिखी लो, आ ही गया, लिख ही रहा था मैं, आ ही गया। पिकलीहल सेटलर जो है वो क्या थे, कैटल हर्डर्स थे। अब कैटल हर्डर है तो ऑब्वियसली वो शीप, गोट, इन सब की क्या करेंगे, डोमेस्टिकेशन करेंगे, ऑब्वियसली बात है। सीजनल कैंप सेटअप करते थे। अब सीजनल कैंप्स सेटअप करते थे क्या, विद काउ पेन्स। अब काउ पेन्स क्या होता है सर, देखो आपने देखा होगा काउ पेन्स क्या होता है कि एक खुला मैदान टाइप का हो गया जिसमें जो फेंसिंग है वो ऐसे कर दी जाती है ना, पोस्ट से कर दी जाती है, ऐसे ऐसे फेंसिंग कर दी जाती है ना, और बीच में जो है वो सब यहाँ पर काउ डंग ये सब चीजें रखी जाती हैं, ठीक है। और फिर बाद में उसको जला देते हैं, राइट, ताकि उसको अगले साल के लिए तैयार कर सके इस एरिया को। सो मूविंग टू न्यू कैंप ग्राउंड, सेट अ फायर एंड क्लियर्ड। पिकलीहल में एश माउंट्स एंड हैबिटेशन साइट्स फाउंड, ठीक है ना। तो पिकलीहल एक इंपॉर्टेंट साइट है। ये यहां ध्यान रखना कि पिकलीहल में कैटल हर्डर्स थे, कैटल हर्डर है तो डोमेस्टिकेशन करते थे, और यहां पर क्या करते थे, काउ पेन्स यहां बनाते थे, सेटअप करते थे, सीजनल कैंप्स होते थे, काउ पेन्स समझ रहे हो ना। यहां पर फेंसिंग कर दी, और फेंसिंग कर दी, वहां पर आपके ये सीजनल कैंप है। एक बार वहां पर उसको काम हो गया, उसको जला दिया, ग्राउंड सेट ऑन फायर एंड क्लियर्ड, फिर मूव कर गए, दूसरे का बनाया। ये तरीका यहां पर इनका रहता था। आगे आइए, फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी, फार्मिंग एंड सीरियल्स की जानकारी यहां पर हो रही है। फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी, तो वो न्यूलिथिक सेटलर्स जो थे। अब ये न्यूलिथिक सेटलर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो न्यूलिथिक सेटलर्स थे वो क्या फीचर्स रखते थे, न्यूलिथिक सेटलर्स, ठीक है ना, इसको यहां पर नोट कर लेते हैं। न्यूलिथिक सेटलर्स के यहां पर क्या क्या फीचर्स थे। देखिए, फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी थी वो, ये लोग स्टोन यूज करते थे, वही बार बार चीजें रिपीट होंगी अब। होज एंड डिगिंग स्टिक्स, फिक्स्ड रिंग स्टोन्स, इतने केजी का एट टूल एंड। अब वही जैसे हथौड़ी बनती है कि आपने इस तरह का ये टूल ले लिया और ऐसे इसको बांध लिया, जैसे आपका मान लीजिए ये आपका टूल हो गया और इसको आपने लकड़ी से यहां पर ऐसे करके ऐसे बांध लिया, है ना। तो ये चीज यहां पर ऐसे बनाते थे। यही आपका जो आप हथौड़ी इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हथौड़ा, वो क्या होता है उसमें आखिरी में आप लोहे का टूल लगा रखे होते हो, ऊपर लकड़ी रखी होती है, दैट इज नथिंग। आपका इस टाइम से आया, सोचो कब से चला आ रहा है, आज भी लोग उसको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज्ड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स एंड माइक्रोलिथ ब्लेड्स, यूज्ड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स एंड माइक्रोलिथ ब्लेड्स, इसका यहां पर इस्तेमाल आपको देखने को मिलता था। आगे आइए, अब घर कैसे हैं, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर मड एंड रीड हाउसेस देखने को मिलते हैं न्यूलिथिक टाइम में। अब लोग सेटल होने लगे। अब सोचो, अगर लोग यहां पर फूड प्रोड्यूसर हैं, अब फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, याद करिए पहले मैंने ही बोला था कि न्यूलिथिक के जो लोग हैं वो फूड प्रोड्यूसर हैं। अब जो फूड प्रोड्यूसर हैं लोग, तो भाई आपको प्रोड्यूस कभी कर पाओगे जब आप एक जगह रह रहे होगे। ऐसा तो है नहीं कि एग्रीकल्चर करोगे तो आप मूव करते करते कर ले जाओगे। एग्रीकल्चर करना है तो आपको सेटल होना पड़ेगा, और सेटल होने के लिए घर चाहिए। तो यहाँ पर जो घर बनते थे वो आप देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ पर आपको घर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए आप कैसे घर यहाँ पर रहते थे लोग, जो है रस्सी बना के ऊपर चढ़ने लग गए। ये आज भी गांव के अंदर इस्तेमाल हो रही है ना। तो सर्कुलर और आप देखिए रेक्टेंगुलर मड हाउसेस यहां पर देखने को आपको मिल रहे हैं। सर्कुलर हाउस इनहेबिटेंट्स पॉसिबली ओन प्रॉपर्टी जॉइंटली,
है ना, आप जॉइंटली प्रॉपर्टी ओन कर रहे होंगे। लेड सेटल्ड लाइफ थी इनकी, कल्टीवेट करते थे रागी, हॉर्स, ग्राम एंड राइस, ये सब करते होंगे कल्टीवेशन। मेहरगढ़ न्यूलिथिक पीपल मोर एडवांस थे यहाँ पर, क्योंकि वो व्हीट एंड बार्ले प्रोड्यूस कर रहे थे। ये मड ब्रिक हाउसेस में रह रहे थे। अब ये खाली यहां पर रह रहे थे रेक्टेंगुलर मड हाउसेस में, लेकिन आप देखोगे यहाँ मेहरगढ़ की बात करेंगे तो ज्यादा एडवांस थे, क्योंकि यहां पर आप देखोगे मड के साथ ब्रिक हाउसेस भी यहां देखने को मिलते हैं। मड ब्रिक हाउसेस इस तरह से यहां बने हुए थे, ठीक है ना। पॉटरी की बात करें, अब देखिए कैसे न्यूलिथिक पॉटरी यहाँ पर डिजाइन जो है करने लगे, बड़ा बेहतरीन लग रहा है। आज के टाइम में इसी चीज को जाके रख दोगे किसी दुकान के अंदर, हर चीज के अंदर, पता चला 15,000 की हो जाएगी वो चीज, ऐसे हो जाता है। तो कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होने लगा। सब फीचर है, नीड फॉर फूड स्टोरेज बढ़ गई, भाई लोग सेटल हो गए ना, अनाज कहाँ रखेंगे, तो स्टोरेज करने के लिए जगह की जरूरत पड़ी। कुकिंग वेसल्स की जरूरत पड़ी, खाना कैसे बनाएंगे, हैंडमेड पॉटरी यहाँ से इंक्रीज होने लगती है। इंट्रोडक्शन होता है फुट व्हील्स का फॉर पॉटरी मेकिंग, है ना, ये सब चीजें आ गई। स्प्रेड ऑफ पॉटर्स व्हील, पॉटर का व्हील बड़ा फ्रॉम बालूच में स्प्रेड होगा, मतलब उसके इस व्हील की इंफॉर्मेशन दूर तक जाने लगी, सब कॉन्टिनेंट तक, अंदर तक। टाइप्स ऑफ न्यूलिथिक पॉटरी मिलने लगी, जैसे आपको ब्लैक बर्निश्ड वेयर मिला, ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर, मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ये सब टाइप्स ऑफ पॉटरी यहां मिलने लगी। किस प्रकार से कैसे होने लगा, मतलब क्या पेंटिंग जो है किस प्रकार करते थे, ठीक है ना। ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर, ग्रे कलर का पूरा आपको ये वेयर मिलेगा, ठीक है ना। देन मैट इम्प्रेस्ड वेयर, इस प्रकार की अलग अलग यहां पर आपको पॉटरी देखने को मिलती है, ठीक है। देन टूल्स की बात करेंगे तो सेल्स, एक्सेस, अडेसिव्स, चिसल्स डिस्कवर किए गए उड़ीसा और छोटा नागपुर के एरिया में, है ना। फ्यू ट्रेसेस हमको न्यूलिथिक सेटलमेंट्स के एमपी में मिलते हैं, अपर डेक्कन में मिलते हैं। कुछ लैक ऑफ सुटेबल स्टोन फॉर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, ऐसा समझ में आता है कि पॉलिश करने के लिए या ग्राइंडिंग करने के लिए यहाँ पर टूल्स की कमी इनके पास थी। तो याद देखें किस प्रकार के इनके टूल्स थे, कैसे उन्होंने देखिए इस पत्थर को छेद किया हुआ है ना। अब इसको इस्तेमाल करेंगे, कहीं रॉड डाल के उसको फंसाएंगे, जो आप स्क्रू ड्राइवर आज करते हो ना, पेंच और नट बोल्ट की तरह, उस प्रकार का इस्तेमाल भी यहाँ कर रहे हैं ये लोग उसको, ठीक है ना। प्रोग्रेस इन एंड लिमिटेशन, अब ये लास्ट चीज है। लिमिटेशन क्या था, मैंने आपसे बोला था कि लिमिटेशन कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब लिमिटेशन यहां पर देखो क्या लिखा है, टाइम पीरियड क्या है न्यूलिथिक का, 9000 से लेकर 3000 बीसी। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वेस्टर्न एशिया में बहुत होता है, ठीक है ना। इस टाइम पीरियड में 9000 से लेकर 3000 बीसी के बीच में टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो वेस्टर्न एशिया में बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। कल्टीवेशन, वीविंग, पॉट मेकिंग, हाउस बिल्डिंग, स्टॉक राइजिंग, ये सब चीजें होने लग गई थी न्यूलिथिक के फेज में। ये सब चीजें लोग करने लग गए थे, कल्टीवेशन कर रहे थे, वीविंग करते थे, पॉट मेकिंग करते थे, हाउस बिल्डिंग करते, सब काम होने लगा था, है ना। ये सब स्टार्ट हो गया था इंडिया में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले, इन सब का कल्टीवेशन हो रहा है। स्टोन सेल्स यूज्ड एज टिलिंग टूल्स, ये सब प्लाऊ शेयर्स, है ना, फावड़ा, ये सब चीजों का यहाँ पर इस्तेमाल जो है लोग करने लगे थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो मैं आगे आ रहा हूं, न्यूलिथिक एज ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग। अब लोग जो है वो हंटिंग से शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग टू कल्टीवेशन एंड कैटल हस्बेंड्री। अब लोग हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग, इन सब की जगह अब लोग कल्टीवेशन करने लग गए थे। विलेजेस यहां पर गांव बनने लग गए थे, नए मीन्स ऑफ फूड एंड शेल्टर आने लग गए थे। ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन बढ़ने लगी थी और सब चीजें यहां पर जो है आपको देखने को मिलने लग गई थी। क्लियर है, ये सब चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती है। देन अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आती है कि यस, डिपेंडेंस ऑन स्टोन टूल्स एंड वेपन्स। अब इंपॉर्टेंट ये है कि लिमिटेशन क्या था स्टोन एज का। लिमिटेशन ये है कि यहां पर जो लोग थे वो डिपेंड थे एंटायरली टूल्स एंड वेपन्स पे। इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि वो मूव नहीं कर सकते थे एक जगह दूसरी जगह, क्योंकि उनको टूल्स बनाने थे। सो दे वर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दे वर डिपेंडेंट ऑन स्टोन टूल्स एंड वेपन्स। सेटलमेंट इसलिए उनका लिमिटेड रह गया टू हिली एरियाज, क्योंकि हिली एरियाज में आपको क्या मिलेगा, या रिवर वैलीज में क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे स्टोन्स, और इन स्टोन्स की मदद से ही आप क्या बना पाओगे, अब बना पाओगे टूल्स। इसलिए ये एक लिमिटेशन हो गया कि उनका जो सेटलमेंट है दैट वाज लिमिटेड टू द हिली एरियाज एंड रिवर्स। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था आपसे, अनएबल टू प्रोड्यूस दी सरप्लस, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, खाली अपने भर के लिए कर रहे हैं, फॉर बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए सरप्लस प्रोडक्शन जो है वो यहां पर नहीं हो पा रहा था। ये चीज यहां पर होपफुली आपको समझ में आई होगी कि ये इसका एक लिमिटेशंस था, या फिर हाँ ये इसके स्टोन एज के लिमिटेशंस थे कि लोग स्टोन एज में कहीं और मूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि दे वर डिपेंडेड ऑन द स्टोन्स, और स्टोन की वजह से टूल्स बनते थे, और टूल्स के हिसाब से फिर आगे चीजें होती थी उनकी, हंटिंग या जो भी कर पाते थे। इसलिए वो स्टोन या इस हिली एरियाज रिवर वैली से आगे
नहीं जा पाए। तो दोस्तों ये है पूरा चैप्टर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा चैप्टर था और इंपॉर्टेंट था आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, है ना। आप बेसिक्स यहाँ से आपको मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कैसे ये अर्थ शुरू होती है, क्या टाइमलाइन है। और मैं पहले से बोल रहा हूँ भाई, कहीं कुछ टाइमलाइन का ऊपर नीचे हुआ हो, मुंह से कुछ निकल गया हो, लिखा कुछ हो, तो उस चीज़ को लेकर ना ध्यान दें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास से मिलते हैं अगले हफ्ते। अगले हफ्ते हमारा एक लेक्चर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।